Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 8th of April 2025. तो गाइज आज है तारीख 8 अप्रैल 2025 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ चैनल को ढूंढना, आपको मिल जाएगा। 44,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़कर वहाँ पे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको मिल जाते हैं, हाईलाइटेड आर्टिकल्स मिल जाते हैं, क्या चीज़ें पढ़नी है, प्रीलिम्स के लिए क्या रिलेवेंट है, मेंस के लिए क्या रिलेवेंट है, बहुत ज़्यादा हेल्प वहाँ पर आपको मिलने वाली है। एक बार जाके ज़रूर से चेकआउट करना। बाकी जितने भी लोग पहली बार चैनल पर आएँ, मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ, क्योंकि आपको रोज़ाना ये वीडियो मिलते हैं। रोज़ाना आपको जितनी भी खबरें हैं, चाहे वो नेशनल न्यूज़ हो, इंटरनेशनल न्यूज़ हो, सभी प्रकार की खबरें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट हैं। नोट्स कैसे बनाने हैं न्यूज़पेपर से, वो भी सारी टेक्निक्स मैं आपके साथ में यहाँ पर शेयर करता हूँ। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज 8 अप्रैल की इंपॉर्टेंट खबरों को। वैसा अखबार आप लोगों ने देख लिया होगा तो वेल एंड गुड, नहीं देखा है आपके सामने पेपर सामने प्रेजेंट है। जैसे पहला टॉपिक हमारा इकोनॉमी के लिए रेलिवेंट है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, उसको लेकर खबर है। एलपीजी सिलेंडर के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, उसके साथ साथ पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में भी इंक्रीमेंट आया, उसके पीछे का रीज़न क्या है, जो हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर है उनका क्या कहना है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। काफ़ी कुछ है दोस्तों, अभी आके आपको पता चलेगा, ठीक है। लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह थंबनेल वाले टॉपिक के साथ में करेंगे। और उससे भी पहले मैप का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं भूलना। आज आपको मैप में जाकर देखना है बेल्जियम को कहां पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। चलिए मैं आपको एक वीडियो शेयर करता हूँ, एक वीडियो दिखाता हूँ। और वो जो वीडियो है वो कावासाकी की साइट से रिलीज की गई है, अपने रोबोट की दुनिया में। आपको पता है किस तरीके से दुनिया भर की जो कंट्रीज हैं वो एंट्री कर रही हैं, और ये ज़रूरी भी है आने वाले समय पर। अगर आप देख पाओगे बहुत सारे टेरेन एरियाज़ ऐसे हैं, जगह ऐसी हैं जहाँ पे आसानी से चल पाना बहुत मुश्किल है, पहाड़ी रीजन है। तो उन एरियाज़ में आप कह सकते हैं कि लोगों को सपोर्ट करने के लिए, हमारे सोल्जर्स को सपोर्ट करने के लिए ये जो रोबोट्स हैं करंट समय पर बहुत बड़ी आवश्यकता बन चुका है। चाहे वो रशिया हो, चाइना हो, इवन चाइना ने तो वॉर में यूज़ करने वाले रोबोटिक डॉग्स को भी डेवलप किया है। लेकिन कावासाकी की साइड से जो ये रोबोट रिसेंटली शो किया गया है, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इस पूरे रोबोट को वोल्फ की तरह डिज़ाइन किया गया है, जिसपे एक इंसान जैसे घोड़े पे बैठता है उस तरीके से इस पे बैठ सकता है, बैठ के राइड कर सकता है लिटरली। चलिए मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, ये आपके सामने है। और इस रोबोट का जो नाम है याद रखिएगा, वो है कॉर्लियो, ठीक है, CORLEO, कॉर्लियो यहाँ पर नाम दिया है। और अभी आपको दिखाई देगा, ये देखिए, इसमें मैंने बताया इसके 4 पैर हैं, तो 4 लेग्स का ये डिज़ाइन डेवलप करा गया है और इस डिज़ाइन को नाम दिया गया है क्वाड्रूपेडल डिज़ाइन। इस साथ ही साथ में इसमें एडवांस डैशबोर्ड का इस्तेमाल किया गया है, एक डिस्प्ले की इंफॉर्मेशन है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन जितनी भी है वो सारी की सारी डिस्प्ले पे आपको दिख जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पर बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके जो पैर वगैरह हैं उसमें रबर्स का इस्तेमाल किया है, कहीं पर भी ये स्लिपरी नहीं रहेगा। और एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो पता है क्या है, वो है हाइड्रोजन पावर्ड इंजन। इसका जो इंजन है वो इको फ्रेंडली है, हाइड्रोजन इंजन का इस्तेमाल किया है, याद रखिएगा। तो किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होने वाला, एनवायरमेंट फ्रेंडली होने वाला है, बहुत लंबी लंबी छलांग लगा सकता है, जैसे आपके सामने वीडियो में ये देखने को मिल जाता है। फिर ये जो व्हीकल है, मैंने बताया एक डिस्प्ले है, सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है अभी शुरुआत हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे करके भविष्य में और ज़्यादा एक्सपैंड हो सकता है। 2050 तक दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है, इसमें नई नई और भी टेक्नोलॉजीज हम लोग यहाँ पर लेकर आने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हाइड्रोजन पावर्ड इंजन है, याद रखिएगा इस पूरे रोबोटिक स्ट्रक्चर के अंदर में। नाम मत भूलना, कावासाकी का कॉर्लियो। ये सामने वीडियो है, थोड़ा सा और है, इसको यहाँ पर आप लोग और चेक कर सकते हैं। ये आप देखोगे जैसे ये पूरा टेरेन एरिया है, मैंने आपको बताया पूरा पहाड़ी रीजन है। बहुत मुश्किल है एक इंसान का यहाँ पर चल पाना या इतनी आराम से चल पाना। तो आराम से यहाँ पर एक व्यक्ति इस पर राइड कर सकता है, ठीक है। और भविष्य में देखें तो हमारे सोल्जर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। सिंपल सी चीज़ है ना। चलिए फिर आगे आते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको इस रोबोटिक स्ट्रक्चर के बारे में तो पता चल चुका है अच्छे से। तो ये वर्ड कोरलियो कभी चर्चाओं में है तो भूलना मत, कोरलियो क्या है।
हम लोगों ने किस तरीके से इसको भी विस्तार से पढ़ रखा है। बाकी कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नोट्स कोरियो को लेकर ये आपके अलग से प्रोवाइड करवा रखे हैं, आप ये देख पाओगे। आर्टिकल का जो ओवरव्यू है वो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। एनवायरमेंट फ्रेंडली है, जीरो एमिशन यानी कोई प्रदूषण नहीं होगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बेस्ड यहाँ पर इंजन देखने को मिल जाएगा। और उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर का एक बहुत बड़ा रोल हमको नजर आ रहा है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में। कावासाकी जैसी कंपनी नए नए इनोवेशंस यहाँ पर कर रही है, हमें यहाँ से इंस्पिरेशन लेना चाहिए। हमें भी अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करना होगा, फंडिंग करनी होगी, प्राइवेट सेक्टर को इनोवेशन पर उतारना होगा। ये हम लोग एक बड़ा लेसन ले सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी ये फोटो मैंने आपको शेयर कर दिया है टेलीग्राम पे, आप चेक कर पाओगे कॉरलियो के बारे में। ये सारी वैसी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के थ्रू बता चुका हूँ। इसमें डैशबोर्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाइड्रोजन पावर्ड इंजन, ये सब कुछ हम लोग पढ़ ही चुके हैं। बाकी अगर आप देख पाओगे ये 4 लेग का डिज़ाइन है, मैंने आपको बताया इसके जो पैर हैं वो रबर हूफ्स हैं, है ना, तो कहीं पर भी स्लिप वगैरह नहीं होगा, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। तो कहीं ना कहीं रोबोटिक इंडस्ट्री में एक बहुत ही ज़्यादा रिवोल्यूशनरी आइडिया प्रेजेंट किया है कावासाकी की साइड से, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। अगला न्यूज़ हमारे एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा क्योंकि हम बात करने वाले हैं ग्लोबल ट्रेड वॉर की। देखो ये जो वर्ड है ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर, पिछले कुछ समय पर बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में आया है। रीज़न यहाँ पर है ट्रंप का सत्ता में आना, और आने वाले जो कुछ साल हैं वो ऑब्वियस ही बात है बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं, नई नई इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं। जिस तरीके से ट्रंप ने आते ही यहाँ पर ये टैरिफ वाला पूरा सिनेरियो सामने प्रेजेंट किया है ना, इसकी वजह से दुनिया भर का स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है। अगर आप लोग यहाँ पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पता होगा कि कल कितना ज़्यादा डिप हमको देखने को मिला, ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहली चीज़ अगर आप देखोगे तो केवल इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश नहीं हुआ है, इंडियन स्टॉक मार्केट पे फिर भी थोड़ा सा कम असर हुआ है बाकी सारे दुनिया की स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में। लेट्स से आपके सामने यहाँ पर ये फोटो प्रेजेंट है, ये हमारा निफ्टी 50 है जिसमें हमारी देश की टॉप 50 कंपनीज होती हैं, आपको पता है, ठीक है। देश की टॉप 50 कंपनीज होती हैं, 50 कंपनी जिसके अंदर में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो निफ्टी 50 है। फिर उसके बाद में आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आ जाता है, सेंसेक्स आ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ऑलरेडी 2.95 माइनस 3.24 ये चल रहा था, माइनस में यहाँ पर ये पूरा डिक्लाइन देखने को मिला है। सब कुछ बिल्कुल रेड कलर का नजर आ रहा था कल सभी के पोर्टफोलियो में या पूरे स्टॉक मार्केट के अंदर में ये क्रैश चल रहा था। ये मैंने आपको इंडिया का बताया, इंडिया में फिर भी इंपैक्ट कम पड़ा। उसके बाद दूसरे दुनिया में देखोगे दोस्तों, दूसरे कंट्रीज के अंदर में तो यूके का इंडेक्स जो है जिसको हम FTSE 100 के नाम से जानते हैं, इस इंडेक्स में -438% तक की यहाँ पर जो गिरावट है वो पहुंचती है, ठीक है। साउथ कोरिया के अंदर में कोस्पी होता है, जैसे भारत में निफ्टी 50 है, BSE है, साउथ कोरिया में कोस्पी है, -5.57 गया ये। फिर जापान का जो निक्की 225 है ये -7.83 पहुंचा। फिर उसके अलावा सबसे ज़्यादा भारी गिरावट हांगकांग में देखने को मिली। हांगकांग का हांग सेंग इंडेक्स है -13.22% यहाँ पर देखने को मिला। ये आप देख रहे हैं दुनिया भर का सिनेरियो। एशियन कंट्रीज़ का जो स्टॉक मार्केट है वो और ज़्यादा बुरी तरह से क्रैश हुआ है। रीज़न क्या है ये आप सभी को पता है, डोनाल्ड ट्रंप का ये टैरिफ का इंट्रोडक्शन करना। उन्होंने पहले ही से मेंशन कर दिया था कि 2 अप्रैल से मैं टैरिफ लगाना शुरू करूंगा दुनिया भर की कंट्रीज़ पे, और टैरिफ को इंट्रोड्यूस किया गया। इंडिया के ऊपर में 26% टैरिफ लगा, चाइना के ऊपर में 34% टैरिफ लगा। कुल मिला के अगर हम पहले वाले टैरिफ को भी काउंट कर लें तो चाइना के ऊपर में 50% से ज़्यादा टैरिफ लगा। चाइना ने उसके बदले में रिटेलिएशन में 34% टैरिफ भी USA पे लगा दिया। अब दोस्तों मामला धीरे धीरे और गर्म हो रहा है और यहाँ पर ट्रेड वॉर की तरफ बढ़ रहा है, और शॉकिंग नहीं होगा कि सिचुएशन और ज़्यादा बदतर हो जाए आने वाले समय पर इस स्टॉक मार्केट के अंदर में। तो करंट समय पर ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ये पूरा बदल रहा है। रीज़न मैंने आपको बता दिया, ट्रेड वॉर। और ये ट्रेड वॉर US चाइना में मैंने बताया कि और आग पकड़ रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि जैसे यहाँ पर ये सारे के सारे टैरिफ या टैक्सेस अमेरिका ने लगाए हैं चाइना के ऊपर में, चाइना ने तो अपना ताबड़तोड़ जवाब दे दिया। चाइना ने रिटेलिएशन किया और उन्होंने बोला कि 34% टैरिफ चलो अब हम भी लगाएंगे, आपके ऊपर भी रेसिप्रोकल टैरिफ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इससे ट्रंप नाराज हो गए। ट्रंप यहाँ पर कहते हैं कि देखिए अगर चाइना अपना ये 34% टैरिफ नहीं हटाता है, फिर से अगेन यहाँ पर फोर्सफुली काम करवाया जा रहा है। ट्रंप यहाँ पर सीधा धमकी देते हैं कि अगर चाइना अपना ये 34% टैरिफ नहीं हटाता है तो फिर आने वाले समय पर यानी कि आज से 8 अप्रैल से अमेरिका एडिशनल टैरिफ लगा देगा चाइना पे 50% का। 100% टैक्सेस यहाँ पर लग रहे होंगे। पूरा का पूरा जो सामान है वो डबल रेट का होने वाला है। ऑब्वियस ही बात है, व्यापार में एक और बड़ा झटका देखने को मिलने वाला है। तो USA कह रहे हैं अगर चाइना ने नहीं हटाया तो 9 अप्रैल से तो 50% एडिशनल टैरिफ मार देंगे।
ये खुद यहाँ पे ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो ट्रुथ सोशल पोस्ट है वहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। ये चर्चाओं में चल रहा है। तो आने वाले समय पर सिचुएशन और बिगड़ सकती है ऐसी करंट सिनेरियोज को देखते हुए। बाकी हर एक अलग अलग कंट्री के स्टॉक मार्केट का क्या हुआ वो ऑलरेडी मैंने आपको ग्राफ के थ्रू ऊपर शेयर किया। चाहे वो एग्जाम्पल आपके पास में जापान का है, साउथ कोरिया का है, हांगकांग का है या चाइना का है, कितने कितने परसेंट डिप देखने को मिला है वो भी हम लोगों ने यहाँ पर समझा है। समझ रहे हैं। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगेन वही सेम चीज़ है। साउथ कोरिया में क्या हुआ, यूएसए में भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, यूएसए का ऑब्वियस ही बात है, कल फिर देर रात मार्केट ओपन होता है तो यूएसए में नास्डेक है। नास्डेक का जो इंडेक्स है यहाँ पर भी 310 पॉइंट्स का लॉस हमको देखने को मिला है। ठीक है, और बताया जा रहा है कि आने वाले समय पर इसमें और बड़ा लॉस हो सकता है। प्रॉब्लम्स ये भी आ रही है कि यूएसए में लोग सड़क पे उतर चुके हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। आपने वीडियोस सच में देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो टेलीग्राम पे शेयर करूंगा मैं, वो वीडियोस देखना। लोग सड़कों पे उतर चुके हैं लिटरली प्रोटेस्ट करने के लिए ट्रंप के खिलाफ, ट्रंप की पॉलिसी के खिलाफ, कि ट्रंप कर क्या रहे हैं। क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये टैरिफ लगाया जाएगा तो इस टैरिफ लगाने से दूसरे देश को नुकसान होगा, नहीं, उससे भी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर खुद यूएसए को भी होने वाला है। क्योंकि यूएसए के अंदर में इन्फ्लेशन अल्टीमेट लेवल पर बढ़ेगा। सिंपल सी बात है भाई, आप जब टैक्स लगाओगे तो पहले जो सामान, फॉर एग्जाम्पल भारत 100 रुपये का कोई सामान बेच रहा था अमेरिका के अंदर में, आपने 26% टैरिफ लगा दिया, अब वो 126 का बिक रहा है अमेरिका में, तो बिक तो अमेरिका में 126 का रहा है ना। जो बेच रहा है उसको 26 रुपये जो एक्स्ट्रा है वो यूएसए की सरकार को देना होगा, तो 26 रुपये एक्स्ट्रा यूएसए की सरकार के पास जा रहा है, तो टैरिफ के थ्रू वो पैसा कमा रहे हैं। ऐसा हर एक देश के साथ में कर रहे हैं। चाइना पे 34%, लिजोथो नाम का देश आपने देखा अफ्रीका के अंदर में 50% टैरिफ इंट्रोड्यूस कर दिया, छोटा सा देश है, समझ रहे हैं। फिर एक ऐसा आइलैंड याद होगा जो हम लोगों ने पहले कुछ डिस्कस किया, मैकडोनल्ड आइलैंड, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पास में है, वहाँ पे तो इंसान भी नहीं रहते, पेंगुइन्स रहते हैं, उसके ऊपर में टैक्स लगा दिया गया, 10% का टैरिफ इंट्रोड्यूस कर दिया गया। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर। ये क्या चल रहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि देखो प्रोटेस्ट क्यों करा जा रहा है, उसके पीछे का रीज़न है। यूएसए के अंदर में अलग अलग पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, कुछ अलग अलग यहाँ पर कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने का तरीका अलग अलग है। तो जो मिडिल क्लास है वो ये समझ रहा है कि भैया अब दिक्कत होने वाली है। कुछ यहाँ पर वो पैसा सबमिट करते हैं 4K01 करके, यहाँ पर कुछ उनका इनिशिएटिव है, जैसा हमारे पास में म्यूचुअल फंड्स है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड भी तो स्टॉक मार्केट में ही पैसा लगाता है। तो स्टॉक मार्केट यहाँ पे अगर धीरे धीरे करके क्रैश होगा तो म्यूचुअल फंड्स में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा रिस्क कम होता है, क्योंकि वहाँ पर एक्सपर्टीज बैठे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर डिप तो देखने को मिला है, चाहे आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों ना किया हो। लोग यहाँ पर स्टॉक मार्केट में इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं या पैसा इसलिए डालते हैं ताकि भविष्य में इन्फ्लेशन से लड़ सकें। जिस तरीके से महंगाई चल रही है, सोच रहे हैं यार स्टॉक मार्केट में पैसा डाल दिया जाएगा, टैक्स कम देना पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ पर हमें क्या है, आने वाले समय पर थोड़ा सा ज़्यादा परसेंटेज से हमारा जो पैसा है वो ग्रो हो सकेगा। लेट्स से अगर इन्फ्लेशन 7 पॉइंट समथिंग % से अगर बढ़ रहा है तो हम अनुमान लगा रहे हैं कि भाई हम यहाँ पर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम मानते हैं 15% हमें यहाँ पर चाहिए। एफडीआई में उतना नहीं मिल पाएगा, एफडीआई में यहाँ पर मिलेगा भी तो यहाँ पे टैक्स को आपको पे करना पड़ेगा। तो स्टॉक मार्केट एक अच्छा ऑप्शन लोगों के पास में बचता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब ऐसा सिनेरियो सभी के पोर्टफोलियो में नजर आ रहा हो कि उनको लॉस हो रहा है इतने इतने अमाउंट का, तो ये कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं ये डिस्ट्रक्टिव साइड में चली जाती हैं। इस ग्राफ ने मंडे को पूरा ब्लैक मंडे में कन्वर्ट कर दिया। कल बोला जा रहा था कि भैया स्टॉक मार्केट के लिए ब्लैक मंडे है, ये रीजन आपके सामने, ये सारा का सारा स्टेटस प्रेजेंट है। ऐसा सिनेरियो दोस्तों कोविड के समय पर देखने को मिला था। कोविड के बाद यहां पर यह नजर आ रहा है। इवन कुछ कुछ कंट्रीज का क्या हाल है, साउथ कोरिया के अंदर में 17 महीने पहले ऐसा लोअर पॉइंट आया था स्टॉक मार्केट क्रैश में, जो अब फिर से देखने को मिल रहा है। इवन हांगकांग की बात करेंगे, मैंने आपको बताया ना सबसे ज्यादा गिरावट हांगकांग में हुई है। हांगकांग का जो इंडेक्स है हांगसेंग इंडेक्स -13.22% की गिरावट। और यहां पर मेंशन किया जा रहा है कि हांगकांग में जब ये क्राइसिस आया था तो वो समय था एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस का, पूरे एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था 1997 में, तब ऐसा कोई यहां पर क्रैश देखने को मिला था। उसके बाद से इतना खतरनाक क्रैश अब देखने को मिला है। ये अफेक्ट हो रहा है। आगे कुछ और बदलाव होगा, कैसे होगा अभी देखा जाएगा। जो भी डेवलपमेंट्स होंगी, जो भी अपडेट्स होते रहेंगे, न्यूज़पेपर में पब्लिश होते रहेंगे, हम साथ में डिस्कस करते रहेंगे क्या मामला करंट समय पर प्रेजेंट है। बाकी याद रखिएगा जो इम्पैक्ट पड़ा है इंडिया के ऊपर भी पड़ा है, बट वैसा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा जैसा दूसरे कंट्रीज पर भी है। चीज़ें जब वापस से राइज होना शुरू होंगी, है ना, तो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। यानी कि मार्केट जब ये बुलिश होना शुरू होगा
यानी राइज होना शुरू होगा तो इंप्रूवमेंट थोड़ा सा देखने को मिलेगा। देखते हैं इंडिया यहाँ पर तेजी से रिकवर कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि कल जब मार्केट खुला था तो अगेन मैंने बोला ना, मार्केट जब ओपन हुआ था तो 5% का पूरा क्रैश चल रहा था, लेकिन मार्केट क्लोज होते होते थोड़ा बहुत रिकवरी हुआ, 3% के लॉस पे वो यहाँ पर क्लोज होता है, ठीक है। जो कंपनीज कल बुरी तरह से मतलब क्रैश में थी वो आप देख पाओगे, टाटा स्टील 7.73% यहाँ पर डाउन चल रहा था। फिर L&T लार्जर एंड टूब्रो 5.78%, टाटा मोटर्स 5.54%। इस तरीके से यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिप हमको देखने को मिल रहा था। कोटक महिंद्रा बैंक 4.33%, ये डाउन देखने को मिल रहा है, समझ रहे हैं। तो थोड़ा बहुत रिकवरी हो गया था मार्केट क्लोज होते होते, लेकिन ओपनिंग बिल्कुल क्रैश पॉइंट से यहाँ पर देखने को मिली थी। आई होप आपको यहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आ चुका है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे एक वर्ड मैंने यूज़ किया, बुलिश। आपको पता होगा स्टॉक मार्केट में ये दो वर्ड बहुत पॉपुलर होते हैं, बियर और बुल। ये आप देख पाओगे, बियर है, बियर मतलब भालू, और बुल मतलब यहाँ पर कह सकते हैं एक सांड हो गया, ठीक है। अब जैसे आज के समय पर जो मार्केट है क्रैश हो रहा है, डिप देखने को मिल रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, बियरिश मार्केट। बियरिश मार्केट, जब मार्केट ऊंचाई पे जा रहा होता है, ऊंचा हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है, स्टॉक मार्केट के पॉइंट्स इंक्रीज हो रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं मार्केट बुलिश है, बुलिश। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये बिहेवियर है ना बियर और बुल का, उसी बिहेवियर पे ये वर्ड्स हमने यहाँ पर इस स्टॉक मार्केट के इन पर्टिकुलर सेक्शंस में इंट्रोड्यूस किए। जैसे बियर की बात करेंगे तो बियर कैसे मारता है, भालू मारता कैसे है, सबसे पहले नीचे की साइड में, है ना, नीचे कह सकते हैं दबा देता है, नीचे दबाने के बाद में फिर उसके बाद अटैक करता है। तो बियर अटैक करता है नीचे की साइड, और बुल कैसे अटैक करता है, बुल नीचे से ऊपर अटैक करता है ना, जब वो सींग मारता है तो नीचे से ऊपर मारता है। तो यानी कि वो बुलिश यानी मार्केट ऊपर जा रहा है, बियरिश मार्केट डाउन जा रहा है। पता होगा वैसे भी यहाँ पर सिंपल है, पहले भी शायद हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर ये क्लैरिटी जो है वो मिल चुकी है। इस पूरे आर्टिकल को लेकर कुछ खबरें आएंगी, अपडेट आएगा, वी विल डिस्कस। चलें उसके बाद दोस्तों अगली खबर पर। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल आपके सामने ये प्रेजेंट है, और ये आर्टिकल भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा काम का है। इस टॉपिक को आप सभी लोग पेज नंबर 1 पे प्रेजेंट है, क्योंकि पेज नंबर 1 पे ही अभी हम लोग जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के साथ में लिंक कर सकते हैं। साथ ही साथ में जीएस पेपर नंबर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज और स्कीम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिंक कर सकते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पर यह है कि हम लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में भी बात करने वाले हैं कि योजना है क्या। एलपीजी से बहुत बड़ा कनेक्शन है इस योजना का। लेकिन पहले मैटर क्या है सुनिए। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की हम बात कर रहे हैं। तो एलपीजी सिलेंडर हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये महंगा हो चुका है, 50 रुपये इसमें और ज़्यादा बढ़ चुके हैं। पेट्रोल और डीजल के ऊपर में जो एक्साइज ड्यूटी है उसको भी 2 रुपये से बढ़ा दिया गया है, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली हुआ है। एलपीजी सिलेंडर पे ज़्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर में चाहे आपको सब्सिडी में मिल रहा हो या नॉन सब्सिडाइज कैटेगरी वाले एलपीजी सिलेंडर आप ले रहे हो, दोनों के ऊपर ही प्राइस बढ़ चुका है। 50 रुपये से यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अब क्वेश्चन यह है कि कारण क्या है। देखो, जो हरदीप सिंह पुरी साहब हैं, हमारे मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इनका कहना यह है कि देखिए, पहली चीज़ तो एलपीजी के जो प्राइसेस हैं, ऐसा नहीं है भारत के हाथ में है। एलपीजी के प्राइसेस इंटरनेशनल प्राइसेस पे डिपेंड करते हैं, लाइक क्रूड ऑयल। कच्चे तेल का भी यही हाल है भाई, क्योंकि एलपीजी भारत प्रोड्यूस थोड़ी कर रहा है। एलपीजी हम लोग यहाँ पर बाहर से मंगा रहे हैं, स्पेशली सऊदी अरेबिया से परचेस कर रहे हैं। तो अगर उनके मार्केट में चेंज आएगा, वो प्राइस बढ़ाएंगे, तो हमें ज़्यादा पेमेंट करना होगा। अब ज़्यादा पेमेंट करेगा गवर्नमेंट, अपने जेब से नहीं देगी, तो ज़्यादा पेमेंट करने के लिए यहाँ पर वो सीधा मार्केट में प्राइस बढ़ाएंगे कि भाई अब दाम बढ़ गया है, क्योंकि बाहर से हमें ज़्यादा महंगा खरीदना पड़ रहा है। सिंपल फंडा है। लेकिन ये तो बाद वाला कारण है। उससे पहले इन्होंने जो मेन रीज़न शेयर किया है वो ये है कि देखिए, हमारी कंपनीज लॉस में चल रही हैं। पिछले कुछ सालों में, मतलब हमारे मिनिस्टर साहब खुद कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में, पास्ट फ्यू ईयर्स में, जानबूझ के सरकार ने एलपीजी सिलेंडर्स को सस्ता दिया था आप सभी लोगों को। अब सस्ता देने से जो हमारी कंपनीज हैं, वो कंपनीज लॉस में जा रही हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे रिकवर करना ज़रूरी है। तो कंपनी ऐसा नहीं हम लॉस में छोड़ देंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पर रिकवर करने के लिए हमने 50 रुपीज़ सिलेंडर के ऊपर में इंक्रीज़ किया है। दिस इज़ द मेन रीज़न। पहला रीज़न ये हो गया। सेकेंड रीज़न मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल प्राइस जो इस आर्टिकल में मेंशन किया जा रहा है। ठीक है, ये आप देख पाओगे। ये एक्साइज इंक्रीज क्यों किया गया है, ये जो पेट्रोल डीजल पे भी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो ओएमसी है, ओएमसी समझ रहे हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, लॉस में है भाई ये। तो बताया जा रहा है कि खर्चे में, घाटे में चल रही हैं, तो रिकवर करने के लिए थोड़ा सा ये बढ़ा दिया गया है, प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया गया है, ताकि सिचुएशन इंप्रूव की जा सके। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए
अब प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इंडिया जो है ये एलपीजी को इंपोर्ट करता है। जैसे कच्चे तेल की बात आती है, आज हम लोग अपने देश में पेट्रोल प्रोवाइड करवा रहे हैं, डीजल प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो बनता कैसे है? क्रूड ऑयल कच्चे तेल से बनता है। कच्चा तेल हम बाहर अरब कंट्री से या दूसरे और देशों से परचेज करते हैं। आज इंडिया 80%, ध्यान रखना, जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं उसका 80% इंपोर्ट करते हैं। इतनी बड़ी आबादी वाले देश का 80% सीधा इंपोर्ट किया जाता है, खरीदा जाता है बाहर से। समझ रहे हैं कितनी बड़ी निर्भरता है? वही सिमिलर केस एलपीजी पर भी है। इंडिया लगभग 60% से ज़्यादा डोमेस्टिक एलपीजी कंजम्पशन इंपोर्ट के थ्रू पूरा करता है। यानी 60% के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो दूसरे देशों के ऊपर में है, उनसे हम लोग यहाँ पर ये एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को परचेज करते हैं, मंगाते हैं, देन उसके बाद में इसका उपयोग किया जाता है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में ये शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, अब सवाल यह है कि एलपीजी के प्राइसेस डिसाइड कैसे होते हैं। जैसा आपको पता होगा कच्चे तेल के प्राइसेस, मैं दोनों का ही साथ में लेकर चल रहा हूँ ताकि आपको दोनों में ही क्लैरिटी मिल जाए। यहाँ पर क्लियर हो गया? समझते हैं यहाँ पे। अब देखो, जब बात आती है ना क्रूड ऑयल की, यानी कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में होता क्या है? हम लोग ये कच्चा तेल बाहर किसी कंट्री से मंगा रहे हैं, लेट्स से सऊदी अरेबिया से हम लोगों ने यहाँ पर ये कच्चा तेल मंगाया। ठीक है, अब जब ये कच्चा तेल हम लोगों ने यहाँ पर इनसे मंगाया तो वो क्रूड फॉर्म में, कच्चे फॉर्म में उसको रिफाइन करा जाएगा। पहली बात तो जो इंटरनेशनल प्राइस चल रहा होगा वो प्राइस हमें देना होगा। ठीक है, प्लस उसको लाने का ट्रांसपोर्टेशन का प्राइस अलग देना होगा, प्लस रिफाइन सेक्टर में आएगा, रिफाइनरीज में उसको रिफाइन किया जाएगा, उसका प्राइस अलग देना होगा, प्लस फिर अपने देश के अंदर में ट्रांसपोर्टेशन हुआ है उसका प्राइस अलग देना होगा, प्लस अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से यहाँ पर कह सकते हैं टैक्स लगाती है, उसका प्राइस अलग है, प्लस फिर राज्य सरकार अलग टैक्स लगाती है, फिर वो वाला प्राइस है। ये सारे के सारे प्राइस हैं, ये सब पैसा यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डिसाइड होता है हमारे कच्चे तेल के दाम, मतलब पेट्रोल के दाम, जब पेट्रोल बन जाएगा या डीजल बन जाएगा। ये सब चीज़ें यहाँ पर, इसमें टैक्सेस इन्वॉल्व हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ पर टैक्सेस को इम्पोज कर दी हैं। कुछ ऐसा ही सिनेरियो एलपीजी के साथ में भी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के साथ में। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को जब हम परचेज करते हैं, स्पेशली सऊदी अरेबिया से, सऊदी अरेबिया के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हमारा, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे प्राइस बढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जाम्पल भी शेयर किया गया है, 2023 में सिचुएशन कुछ और थी और 2025 में सिचुएशन कुछ और है। जब हम आज से 2 साल पहले 2023 की बात करते हैं तो वो था लगभग $385 पर मैट्रिक टन के आसपास यहाँ पर हम एलपीजी को परचेज कर पा रहे थे। अब वही दाम दुगना सा हो गया है, फरवरी 2025 में $629 पर मैट्रिक टन के हिसाब से यहाँ पर हो चुका है। तो प्राइसेस अगर इंटरनेशनली बढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने फिर भी कम प्राइस में एलपीजी को बेचा था। अब क्योंकि कंपनी ज़्यादा सफ़र कर रही हैं, ज़्यादा लॉस में जा रही हैं, तो थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाना है ताकि उसकी रिकवरी हो सके। अदरवाइज अगर आप देख पाओगे जो एलपीजी के प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी रिड्यूस हुए हैं। अगस्त 2023 में 903 रुपीज़ का था, फरवरी में 503 रुपीज़ का हुआ, 44% से गिरावट हुई। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी, रीज़न आपके सामने यहाँ पर ये प्रेजेंट है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया दोस्तों। अब सुनिएगा, क्रूड ऑयल में प्राइसेस कैसे डिसाइड होते हैं वो मैंने आपको शेयर कर दिया। एलपीजी के अंदर में प्राइसेस कैसे डिसाइड होते हैं वो भी अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी स्कीम के बारे में इस आर्टिकल में मेंशन किया जा रहा है, वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना साल 2016 में लाई गई एक बहुत बड़ी स्कीम है, जिसका मेन पर्पज़ या मेन उद्देश्य यही था कि देश के अंदर में सिलेंडर के कंजम्पशन को, यानी सिलेंडर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो सके, चाहे वो शहर हो चाहे वो गाँव हो। क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है, गाँव में चूल्हा जलाया जाता है, चूल्हे में लकड़ी जलाई जाती है, उस पर खाना बनाया जाता है। अब घर के अंदर लकड़ी जल रही है, उससे प्रदूषण बहुत होता है, घर में बुजुर्ग भी हैं तो उनकी जान चली जाती थी। इंडोर एयर पोल्यूशन उसको कहते हैं। इंडोर एयर पोल्यूशन काफ़ी लोगों में अलग अलग बीमारी के साथ साथ उनकी कह सकते हैं कि जो डेथ है उसका भी कारण बना। तो इसलिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लेकर आया गया ताकि घर घर में सिलेंडर दिया जा सके, सब्सिडाइज रेट में दिया जा सके, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी। तो उस आधार पे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर आया गया ताकि गांव-गांव में सिलेंडर दिया जाए। और ये काम किया गया, करोड़ों में सिलेंडर यहाँ पर दिए गए। लगभग जो रीसेंट डेटा है 2025 का, उसमें 10 से 11 करोड़ बताया जा रहा है। 10 से 11 करोड़ यहाँ पर घरों में जो सिलेंडर्स हैं वो ऑलरेडी प्रोवाइड करवाए गए हैं। लेकिन इसमें कुछ समस्याएं भी है, समस्याएं मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी देर रुकना। अभी आपको केवल आर्टिकल का निचोड़ पता चल गया है, करंट इशू पता चल चुका है कि भाई खबरों में क्या चीज़ है, न्यूज़ में क्या चीज़ है, ये आपको क्लियर हो गई है। अब एग्जाम में क्या पढ़ना है,
अपने नोट्स बनाते चलिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में, और इस योजना को लेकर डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर ये प्रेजेंट है। सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ये योजना एक इंपॉर्टेंट स्कीम है भारत सरकार की। मई 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर में आता है, और यहीं पर वही हमारे करंट समय पर मिनिस्टर कौन है इस मंत्रालय के, वो हैं हरदीप सिंह पुरी साहब। अभी इनकी हम बात कर रहे थे। बाकी इस पर्टिकुलर योजना का मेन पर्पज़ क्या है? क्लीन कुकिंग फ्यूल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना, वही सिलेंडर्स को प्रमोट करना। इससे महिलाएं को और ज़्यादा सशक्त बनाया जाएगा, हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जाएगा, घरों में जो इंडोर एयर पोल्यूशन हो रहा है उसको रोका जाएगा। तो ये जो योजना है 2016 में शुरुआत होती है, और स्पेशली ये जो कनेक्शन है शुरुआती तौर पे जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी की रेखा से भी निचले स्तर पे आ रहे लोग हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए ये योजना को इंट्रोड्यूस किया गया था। टारगेट ये किया गया था 2016 में कि आने वाले 4 सालों में यानी 2020 तक 5 करोड़ एलपीजी के कनेक्शन दिए जाएंगे, जिसमें थोड़ा बहुत काम हुआ, ये कनेक्शंस दिए गए। करंट समय पर ये नंबर 10 करोड़ के आसपास जा चुका है, ऐसा गवर्नमेंट डेटा है। अब दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो स्कीम है 2016 में तो लाई गई, 2016-17 ये 2 सालों में सिलेंडर बांटे गए, लेकिन 2018 में इसको और ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया गया। 2018 में, क्योंकि 2016 में ये बोला गया था कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उन्हीं के लिए यहाँ पर यह स्कीम है। 2018 में बोला गया बिलो पॉवर्टी लाइन के अलावा SC/ST हाउस होल्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के जो बेनिफिशियरीज है जिनको ये सपोर्ट मिल रहा है इस योजना के तहत, अंत्योदय अन्न योजना के जो भी कार्ड होल्डर्स हैं, जंगल में रहने वाले फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस हैं, है ना, चाय की खेती करने वाली ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, या आइलैंड पर रहने वाले रेसिडेंट्स हैं, सबको कवर किया गया कि सभी को यहाँ पर ये जो गैस का बेनिफिट, LPG का बेनिफिट है, ये मिलेगा। और जब इनको इंक्लूड कर दिया गया, कुछ साल और निकले, 2021 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत होती है। इसमें सीधा टारगेट रखा गया कि 1 करोड़ एडिशनल कनेक्शंस यहाँ पे लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो ये एडिशनल कनेक्शंस दिए गए। ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता चुका हूँ, हेल्थ रिस्क कम करना, बच्चों की जान की सुरक्षा करना, क्योंकि घर में एयर पोल्यूशन है तो बच्चे बूढ़े दोनों के लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वो खतरनाक है। ठीक है, तो इससे जब गैस का इस्तेमाल करेंगे, स्टोव्स का इस्तेमाल करेंगे, तो वो जो प्रदूषण है वो नहीं होगा। अचीवमेंट्स क्या है? अचीवमेंट्स 8 to 10 करोड़ कनेक्शंस ऑलरेडी प्रोवाइड करवाए जा चुके हैं। 11,000 से ज़्यादा नए LPG डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स ओपन कर दिए जा चुके हैं। सोशल इम्पैक्ट देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी सारे लोगों के बिहेवियर में चेंज आया है। जो पहले चूल्हे का इस्तेमाल कर रहे थे, वाकई में बदलाव आए हैं, अब वो वहाँ पर अपने सिलेंडर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर में एक बहुत बड़ी समस्या भी है दोस्तों। समस्या क्या है? जब आप पहला गैस मिलेंगे तो पहला सिलेंडर मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। बाद में दोबारा रिफ़िल करवाएंगे तो रिफ़िल करना काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, महंगा पड़ जाता है। तो इसलिए लोग पहली बार तो ले लेते हैं, बाद में उसको रिफ़िल नहीं करवाते, और ये कॉस्टली यानी महंगा पड़ने की वजह से वापस से वो अपने ट्रेडिशनल तरीके पे चले जाते हैं जैसे पहले खाना बना रहे थे। तो यहाँ पर सिचुएशन को सुधारने की ज़रूरत है, अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, कैंपेनिंग करने की ज़रूरत है। और जब आप दोबारा से सिलेंडर को रिफ़िल करने की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएगी गवर्नमेंट, तो उसमें थोड़ा सपोर्ट करने की ज़रूरत है ताकि लोग वापस से रिफ़िल करवाने की तरफ आगे बढ़ें। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये बात हो गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। ये हमारा न्यूज़पेपर का आर्टिकल जो हम लोगों ने पढ़ा था। उसके अलावा दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया था कि अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे LPG के प्राइसेस भारत में कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं, उसके पीछे के मेजर फैक्टर्स क्या हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं मेजर फैक्टर्स के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए LPG के जो प्राइसेस हैं, मैंने आपको बताया क्रूड ऑयल की तरह वो भी डिसाइड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है, वो है इंपोर्ट पैरिटी प्राइस, IPP का फॉर्मूला। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि बताइए LPG के प्राइस को डिसाइड करने के लिए कौन से फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है, वो है इंपोर्ट पैरिटी प्राइस। ये बेस फॉर्मूला है। इस प्राइस में हम क्या करते हैं, हर चीज़ को इंक्लूड करते हैं। LPG जब भारत में आएगी तो उसमें कौन कौन सी प्राइस है, कहाँ से ले रहे हैं, कौन से पोर्ट पे आएगा, क्या क्या शिपिंग की कॉस्ट लगने वाली है, कितना खर्चा आएगा ट्रांसपोर्टेशन का, फिर कस्टम ड्यूटी लगेगी, जो टैक्सेस लगेंगे, अलग से फीस चार्ज लगेगा, सबको यहाँ पर काउंट करने के बाद में ये डिसाइड किया जाता है कि भाई इस तरीके से यहाँ पे ये जो ऑयल है, ये जो LPG है, इसका प्राइस होगा। तो ये जो यहाँ पर पैरिटी वाला प्राइस है, ये सऊदी अरेबिया के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सऊदी का जो अरामको LPG प्राइसेस है, ये दुनिया भर के LPG प्राइसेस के ऊपर में इंपैक्ट डालता है। इसके प्राइसेस बढ़ेंगे घटेंगे तो ऑब्वियस सी बात है दुनिया भर के LPG प्राइसेस के ऊपर में फर्क पड़ता है। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल है करेंसी एक्सचेंज रेट। आप देख पाओगे इस टैरिफ वॉर के अंदर में एक और प्रॉब्लम हुई है। प्रॉब्लम ये हुई है, भारत की जो करेंसी है वो डॉलर के कंपैरिजन में और कमज़ोर हो गई है। डॉलर के कंपैरिजन में रुपया थोड़ा सा और गिरा है। ठीक है, अब रुपया गिरा है यानी कि डॉलर स्ट्रांग होता हुआ नजर आया। डॉलर मजबूत हुआ, रुपया कमजोर हुआ। ये भी हमारे लिए सिचुएशन गलत है, मतलब हमारे लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है। रीज़न ये है भाई, अब
पहले मान लो हम 100 रुपये का एलपीजी खरीद रहे थे, ठीक है, अब क्या है वही एलपीजी उतने ही अमाउंट में हम, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर मान लो हमारा करेंसी का डेप्रिसिएशन हो जाता है, करेंसी की वैल्यू गिर जाती है, डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है, तो अब हमें वही एलपीजी को खरीदने के लिए थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो ये भी दोस्तों एक फैक्टर है, याद रखिएगा, जिससे प्राइस के अंदर में बड़ा इन्फ्लुएंस आता है। अगर रुपी कमज़ोर हो जाएगा, डेप्रिशिएट हो जाएगा, तो आपके इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, जो चीज़ पहले आप 10 रुपये की खरीद रहे थे अब आपको 12 रुपये देने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हुआ है, आपका रुपी कमज़ोर हुआ है। समझ गए? फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे कुछ और चीज़ भी आती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉस्ट को भी मेंटेन किया जाता है जब एलपीजी। ऐसा थोड़ी है कि बाहर से सीधा इंडिया आई, इंडिया से सप्लाई कर दी गई, नहीं। इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगेगा, इधर से उधर पहुंचाना पड़ेगा, उसको भरने के बॉटलिंग चार्जेस सिलेंडर्स में भरने के लिए यहाँ पर जो कॉस्ट है वो अलग आती है, मार्केटिंग कॉस्ट अलग आती है, डीलर अपने कमीशंस लेता है, फिर जीएसटी लगती है। तो ये सब कुछ यहाँ पर सेक्शंस को देखने के बाद में एलपीजी के प्राइसेस को डिसाइड किया जाता है, तब जाके यहाँ पर ये अमाउंट आपको, मतलब ऑब्वियसली बात है, जो देश के अंदर में अमाउंट है एलपीजी प्राइस का वो डिसाइड होता है। ठीक है, गवर्नमेंट हर महीने ये ऊपर नीचे करती रहती है, डिपेंड करता है इंटरनेशनल लेवल पर क्या चल रहा है दाम, उसके अलावा रुपी और डॉलर की स्थिति क्या है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। उसके आधार से क्या होता रहता है, ये प्राइस ऊपर नीचे यहाँ पर होते रहते हैं। बाकी यहाँ पे एलपीजी के बारे में पढ़ ही चुके हैं। एलपीजी क्या है, एलपीजी में मेन चीज़ क्या होती है, एलपीजी में मेन चीज़ यहाँ पे प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। प्राइमरी कंपोनेंट एलपीजी में क्या होता है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। आज हम कुकिंग के लिए एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं। अब एलपीजी की तरह एक सीएनजी भी है, लेकिन सीएनजी अलग है। सीएनजी क्या है, वो आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। ठीक है, सीएनजी का जो प्राइमरी कंपोनेंट है वो मीथेन है, लेकिन एलपीजी का प्राइमरी कंपोनेंट ध्यान रखिएगा प्रोपेन और ब्यूटेन है। ठीक है, अब यहाँ पे भी बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैस जो है ये भी एमिट होता है, यहाँ पर भी एमिट होता है। दोनों जगह पे यहाँ पे जो प्रदूषण है वो हमको देखने को मिलेगा, लोअर क्वांटिटी में होता है, बस एलपीजी के उपयोग अलग हैं, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों आगे आते हैं उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट खबर पर। आई होप आपको मज़ा आ रहा है, हर एक चीज़ क्लियर हो रही है, न्यूज़पेपर के सभी आर्टिकल कवर हो रहे हैं। अगला आर्टिकल आपका पेज नंबर 5 पर है, ये टॉपिक आपका पेज नंबर 5 पे है, याद रखिएगा। उसके अलावा जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है। और इस आर्टिकल को मैं डिटेल से डिस्कस करूं उससे पहले आप सभी लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जैसा आप देखोगे इस आर्टिकल में एक टर्म है इकोसाइड, ये चर्चाओं में है। इकोसाइड क्या है ना, इसको डिफाइन किया गया है। हमारे इंडिया में इकोसाइड को लेकर क्या सिचुएशन है, विदेश में क्या सिचुएशन है, हर एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल को लेकर नोट्स आपके बनवाए जाते हैं। ये सारे नोट्स आपको मिल सकते हैं, उसके लिए आप हमारे एक पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पता होगा पेड ग्रुप का प्रोविज़न हम लोग बहुत समय से लेकर चल रहे हैं। पेड ग्रुप को, जो आपको पेड ग्रुप प्रोवाइड करवाए जाते हैं, उसमें आपको जो पीडीएफ्स हैं ना वो ऐसे मिलते हैं जिसका प्रिंट आउट निकलवा सकें। मैं आपको क्लियरली एक बार शो कर देता हूं ताकि आपको हाथों हाथ यहीं पर दिखाई पड़ जाए। जैसे ये पीडीएफ आप देख पाओगे कल की तारीख का है, ऑब्वियस सी बात है आज की तारीख का अब अपलोड होगा, जब ये कंटेंट अपलोड हो जाएगा। तो ये कल की तारीख है 7 अप्रैल का। हमने पंबन ब्रिज के बारे में डिस्कशन किया था। उसके अलावा यहाँ पे कंचा गचिबोली लैंड इशू क्या है, आर्टिकल लगा दिया गया, उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन उसकी शेयर की गई। तो आराम से प्रिंट आउट निकलवा के पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। ये देखिए, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी जो होंगे उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। हर एक नोट्स आपके यहाँ पर जनरेट हो जाते हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका यहाँ पर होता नहीं है। और ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फ़ी पेमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा। कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में अपने आप को जाकर आप सभी लोग ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली खबर पे आते हैं। अगली खबर जो पेज नंबर 5 पे प्रेजेंट है, इसमें क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है सुनिएगा, ध्यान से सुनना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नेपाल के कोर्ट के साथ में एक डील साइन की है और वो डील है जुडिशल कोऑपरेशन को लेकर, कि भाई सुप्रीम कोर्ट भारत का और नेपाल का कोर्ट, ये दोनों मिलकर जुडिशरी के मामले में आपस में मिलकर कोऑपरेट करके वर्क करेंगे। वो चीज़ इसमें मेंशन की गई है। यहाँ पर आप लोग दोस्तों इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो जो हमारे चीफ जस्टिस हैं करंट समय पर संजीव खन्ना साहब, इन्होंने बोला कि देखिए ये दो देशों के बीच में एक नए संबंध की तरफ रास्ता बढ़ा है। क्योंकि दो देशों के जब आप संबंध पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले उसका हिस्टोरिकल रिलेशन पढ़ते हैं, इतिहास कैसे रहा है, कैसे दोनों की दोस्ती हुई, कैसे यहाँ पर आपस में एक दूसरे को सपोर्ट किया है इतिहास में अलग अलग प्रॉब्लम्स के दौरान।
फिर उसके बाद आप पढ़ते हैं कल्चरल रिलेशंस, दोनों की संस्कृति कैसी है, एक दूसरे के साथ में कैसे शेयर करते हैं। फिर व्यापार के संबंध पढ़ते हैं, व्यापार कैसा हो रहा है ना, ट्रेड क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम एक दूसरे के साथ में क्या कर रहे हैं। फिर आप पढ़ते हैं डिफेंस रिलेशंस, कौन कौन से अभ्यास होते हैं, डिफेंस में कैसे सपोर्ट करते हैं। तो इसमें एक नया दौर आ चुका है जुडिशल कोऑपरेशन, कि कैसे दो कंट्रीज की जुडिशरी मिलकर कोऑपरेट करके वर्क कर रही है। कोई प्रॉब्लम होगी तो कैसे दो कंट्रीज की जुडिशरीज एक साथ आ सकती हैं। एक नया दौर शुरू हो रहा है। तो चीफ जस्टिस खन्ना साहब ने इस चीज को मेंशन किया है कि देखिए ये जो यहाँ पे हमने नया एमओयू साइन किया है, इस एमओयू को मेन पर्पस क्या है, इसका मेन उद्देश्य क्या है। मेन एम यही है कि एक फॉर्मल मैकेनिज्म बनाना कि दो देशों की जुडिशरी भी मिलकर एक्सचेंज करके काम कर सकती हैं, दोनों मिलकर रिसर्च कर सकते हैं, जॉइंट ट्रेनिंग कर सकते हैं, जॉइंट प्रोग्राम चला सकते हैं, जॉइंट सेमिनार्स हो सकता है, जॉइंट विजिट्स हो सकती हैं, जो एक पूरी नई डेफिनेशन को प्रस्तुत करेगा सामने जब भी दो देशों के संबंध के बारे में बात हो रही होगी। फिर चाहे इंडिया की जुडिशरी हो, चाहे नेपाल की जुडिशरी हो, या दूसरे और देशों की जुडिशरी हो, यहां सभी जगह पर एक बड़ा इशू पता है क्या आता है, जस्टिस डिले का। अगर यहाँ पे कोई अपराध हुआ है तो न्याय देने में काफ़ी समय लग जाता है। यही चीज़ से इंडिया भी सफ़र कर रहा है, नेपाल भी सफ़र कर रहा है। आज डिजिटाइजेशन तेजी से बढ़ रहा है लेकिन कोर्ट्स तक नहीं आया है ना। केसेस के अंदर में पेंडिंग का एक बहुत बड़ा इशू होता है। तो ये जो समस्याएं हैं कॉमन सी समस्याएं हैं, तो ये कॉमन समस्या का कैसे भारत और नेपाल की जुडिशरी मिलकर इसका सोल्यूशन निकाल सकती है। फिर भारत के कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स रहे हैं जिसकी तारीफ की है नेपाल के यहाँ पर इन जजेस ने या इस जुडिशरी ने। नेपाल के कुछ रेलिवेंट जजमेंट्स रहे हैं जिसकी तारीफ की है यहाँ पर इंडिया ने। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हमने आईपीसी का जो 377 सेक्शन है इसको डीक्रिमिनलाइज किया, नेपाल ने यहाँ पर उसकी तारीफ की। देन उसके बाद में अगर आप देख पाओगे जो हमारे चीफ जस्टिस हैं खन्ना साहब, इन्होंने अप्रिशिएट किया है नेपाल के इस पर्टिकुलर ऑर्डर को। नेपाल यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लेकर आता है इकोसाइड का, वैसे कॉन्सेप्ट पहले का है, नेपाल ने इसको और ज्यादा पुश दिया। इकोसाइड, इकोसाइड क्या होता है, एनवायरमेंट का डिस्ट्रक्शन। आज हम वातावरण को बर्बाद कर रहे हैं। एग्जाम्पल आपके सामने तेलंगाना यूनिवर्सिटी वाला केस आपने देखा, किस तरीके से यहाँ पे बवाल हुआ, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, थोड़ा सा थमा मामला, नहीं तो उससे पहले और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वो मचा चुके हैं एनवायरमेंट के ऊपर में, कई पेड़ काट चुके हैं। इकोसाइड मतलब एनवायरमेंट का डिस्ट्रक्शन करना, और इकोसाइड एनवायरमेंट का डिस्ट्रक्शन करना बेसिकली एक क्राइम कहलाता है, अपराध है, वो सीधा आपके खिलाफ एक्शन होगा। समझ रहे हैं? तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और पुश दिया, तो इसकी तारीफ करता है यहाँ पर इंडिया। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है, न्यूज़ आर्टिकल समझ में आ चुका है। नाउ आइए थोड़ा सा यहाँ पर इकोसाइड वर्ड को तोड़ मरोड़ को समझते हैं, क्योंकि है बहुत काम का यार। क्योंकि 2024 में भी चर्चाओं में था ये, पिछले साल अक्टूबर के महीने में, याद रखिएगा। आइए बताता हूँ। जब आपसे पूछा जाए कि बताइए, ऐसे बहुत सारे वर्ड न्यूज़ में है, बताइए इकोसाइड क्या है, हाल ही में चर्चा में था, क्या आप जानते हैं? कहोगे हाँ मैं जानता हूँ, मैं पढ़ के आया हूँ एक चैनल से। इकोसाइड का मतलब होता है कि देखो, अनलॉफुल तरीके से कानून के विरुद्ध जाकर, आपको पता है कि हाँ भाई आप प्रोजेक्ट लगाओगे इस जगह पे तो इससे एनवायरमेंट बर्बाद होगा, है ना, आपको पता है, लेकिन आप फिर भी क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंट को बर्बाद कर रहे हैं, जानबूझ के डैमेज कर रहे हैं, वो इकोसाइड कहलाएगा। दिस इज अ क्राइम। और सबसे पहली बात देखो, इकोसाइड की जब बात करते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पर आप अलग अलग ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं। आपने रोम स्टैट्यूट के बारे में सुना होगा। रोम स्टैट्यूट के अंदर में 5 अलग अलग इंटरनेशनल लेवल के क्राइम्स को बताया गया है कि 5 अंतर्राष्ट्रीय ये सबसे बड़े अपराध हैं। पहला जीनोसाइड, है ना, हत्याकांड करना बुरी तरह से। फिर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानव के प्रति यहाँ पर अपराध करना। वॉर क्राइम्स, युद्ध में यहाँ पर अपराध होना। क्राइम्स ऑफ अग्रेशन, ये 4 मेजर क्राइम्स हैं, इंटरनेशनल क्राइम्स रोम स्टैट्यूट के अंडर में। इसमें 5वां और ऐड कर लो, विच इज इकोसाइड। इकोसाइड को भी यहां पर करंट समय पर प्रपोज किया गया है कि ये 5th इंटरनेशनल क्राइम है, इकोसाइड। भले ही दुनिया भर में लोगों को मारा जा रहा हो या जीनोसाइड हो रहा हो, हत्याकांड कहीं पे हो रहा हो, लेकिन ये जो इकोसाइड है ये भी इसी दर्जे पर आता है। इकोसाइड मतलब लगातार डिस्ट्रक्शन मचाना, किसी एनवायरमेंट को पूरी तरह से बर्बाद करना, लेकिन ये भी क्राइम होगा। अब ये इकोसाइड को क्रिमिनलाइज क्यों किया गया? ताकि हम एनवायरमेंट को बचा सकें। भाई लोगों में डर होगा कि हाँ भाई केस हो सकता है, पेनल्टीज चार्ज हो सकती हैं, जेल में डाला जा सकता है। और ये इकोसाइड जो है आज हमारे दुनिया में 12 देशों के अंदर में क्राइम घोषित कर दिया जा चुका है, वो अपराध है, याद रखिए। पिछले साल क्यों चर्चाओं में था मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि बेल्जियम पहला यूरोपियन देश बना, पूरे यूरोप में से बेल्जियम फर्स्ट कंट्री बना जिन्होंने इकोसाइड को अपराध घोषित कर दिया, नेशनल इंटरनेशनल दोनों बेसिस पे। कंट्रीज लगातार डिबेट कर रही हैं, कुछ कंट्रीज विचार कर रही हैं, फ्रांस, नेदरलैंड, स्कॉटलैंड, वो सोच रहे हैं कि हमें भी यहां पर इकोसाइड को इस तरीके से क्राइम डिक्लेयर कर देना चाहिए। समझ रहे हैं?
तो दुनिया में कितने कंट्रीज हैं? 12 से 13 कंट्रीज प्रेजेंट हैं जिन्होंने इकोसाइड को क्राइम घोषित किया हुआ है। इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है? इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता तो यहाँ पर इतने सारे डिस्ट्रक्शन फॉरेस्ट पर नहीं हो रहे होते, समझ रहे? तो इंडिया में कुछ रेफरेंस जरूर है, केसेस जरूर हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ विचार जरूर व्यक्त करे हैं, लेकिन कोई ऐसा नियम कानून अभी तक हमारे पास में प्रेजेंट नहीं है जो इकोसाइड वाले कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर रहा हो। जैसे 2015 का एक केस हुआ था, चंद्रा CFS वर्सेस कमिश्नर ऑफ कस्टम। इसमें इकोसाइड वर्ड को मेंशन किया गया कि भाई आप अपने फायदे के लिए एनवायरमेंट को बर्बाद नहीं कर सकते, कुछ इंपॉर्टेंट पेड़ को नहीं काट सकते। फिर ऐसे TN गोदवर्मन एक इंपॉर्टेंट केस है, काफी चर्चाओं में रहता है जब भी एनवायरमेंट की बात आती है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर भी हाईलाइट किया कि भाई यहां पे हमें जरूरत है एंथ्रोपोसेंट्रिक से इकोसेंट्रिक की तरफ जाने के लिए। एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब ह्यूमन फोकस से आप नेचर के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए, ये करने की जरूरत है। लेकिन याद रखिए, यह केवल और केवल रिकॉग्निशन है, कोर्ट के अंदर बस खाली 2-4 बातें बोल दी गई हैं इन केसेस के दौरान। अदरवाइज इंडिया में कोई भी फॉर्मल तरीके से इकोसाइड को लेकर कोई नियम कानून या लीगल फ्रेमवर्क हमारे पास में प्रेजेंट नहीं है। नो स्पेसिफिक लॉ येट, ठीक है। बाकी अगर लॉज हैं एनवायरमेंट को बचाने के लिए तो कुछ नियम आपके सामने ये प्रेजेंट है। आज भारत के पास में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 2022, फिर ये अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद आया है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड एक्ट 2016, वेरी इंपॉर्टेंट, कैंपा को लेकर क्वेश्चन बन चुका है। ये क्या करता है? ये फंड इकट्ठा करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जा सके, एफोरेस्टेशन किया जा सके, समझ रहे हैं? तो ये कुछ लॉज हैं जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करते हैं, लेकिन ऐसा क्राइम के तौर पे इकोसाइड वर्ड जो एकदम मैसिव लेवल पे काम करता है, जिसका एक इम्पैक्ट बड़े लेवल पर होगा, वैसा कुछ यहाँ पर हमारे पास में डिफाइन नहीं है, ये भी याद रखना है। और इसी चीज़ का फायदा उठाया जाता है कंपनी की साइड से, क्योंकि ऐसा कुछ रेगुलेशन उन्होंने बताया कुछ नहीं होगा, पेनल्टी लगेगी भर देंगे, काम खत्म, निपट जाएंगे, नहीं लगेगी तो यहाँ पर अपना फायदा है, हम प्रोजेक्ट लगा चुके होंगे, समझ रहे हैं? तो इसलिए यहाँ पर ये इकोसाइड जो वर्ड है काफ़ी चर्चाओं में रहता है। आगे सुनिए, ये आपके सामने फोटो है। इस फोटो में जो पिंक कलर में जितना भी रीजन आपको दिख रहा है, ये वो देश हैं जिनके पास में इकोसाइड को लेकर नियम आ चुके हैं। इन्होंने इकोसाइड को लेकर नियम अपने देश में इंट्रोड्यूस कर दिया है। बाकी ग्रीन कलर के जितने भी पैचेस आपको दिख रहे हैं वो डिसाइड कर रहे हैं कि हमारे पास में भी इस प्रकार का लॉ होना चाहिए। इंडिया के पास में क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप लोग बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए, एक और आर्टिकल का निपटारा हो चुका है। अब हम लोग आते हैं अपने पेज नंबर 6 के ऊपर में। पेज नंबर 6 पे लगातार 3 आर्टिकल हैं और तीनों के तीनों सुपर डुपर इंपॉर्टेंट हैं। एक एक करके ध्यान से सुनते चलिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से, सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। न्यूज़पेपर के साथ साथ नोट्स भी क्रिएट हो रहे हैं, याद रखना। नोट्स के लिए पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन पहले शेयर कर चुका हूँ, नीचे आप एक लाइन में भी देख पा रहे होंगे। इसमें एक रिपोर्ट की बात हो रही है। एक रिपोर्ट आई है दोस्तों अपोलो हॉस्पिटल की साइड से। उस रिपोर्ट का नाम है हेल्थ ऑफ द नेशन 2025। यह रिपोर्ट ये कहती है कि भाई आज देश में, दुनिया में एक बीमारी है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ये तेज़ी से बढ़ रही है। भारत में स्पेशली 4 ऐसी बीमारियां हैं जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहलाती हैं। अभी मैं आपको वो भी समझाऊंगा, ठीक है। तो ये बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इंडिया में डायबिटीज़ के केसेस भी हैं, मोटापे के केसेस भी हैं, फैटी लीवर के केसेस हैं, जहाँ पर लीवर के अंदर में फैट बहुत ज़्यादा जम जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। और आप सोचोगे लीवर के अंदर फैट बढ़ता है मतलब शराब पीता होगा इंसान तभी तो। अरे नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर केस भी आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर इंसान शराब नहीं पीता, लेकिन उसका रहने सहने का तरीका, अनहेल्दी डाइट, बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से अगेन लीवर फैटी हो सकता है। हाइपरटेंशन का इशू है, ब्लड प्रेशर की एक बहुत बड़ी दिक्कत आपको देखने को मिल जाती है करंट समय पर इंडिया में। तो ये रिपोर्ट आती है वर्ल्ड हेल्थ डे पर। इस रिपोर्ट ने बताया हमारे देश के अंदर में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का बर्डन सबसे ज़्यादा है। लाखों बच्चों का एक एनालिसिस किया गया, उनकी स्क्रीनिंग की गई, लगभग 3 लाख बच्चों का कुछ यहाँ पर डायग्नोसिस किया गया। पता चला इनमें से 28% ऐसे बच्चे हैं जिनका ओवरवेट है, वजन बहुत ज़्यादा है। कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे जो डायबिटीज़ के शिकार हो चुके हैं, बच्चों के अंदर में ग्लूकोज लेवल की समस्या देखने को मिल रही हैं। तो ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है ये धीरे धीरे बढ़ रहा है और एक बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही है और धीरे धीरे करके जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी, अपने वो एडल्टहुड में पहुंचेगा तो ये उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। फिर बताया जा रहा है कि यहाँ पर आप इसी रिपोर्ट में देख पाओगे, मेंशन किया है ओबेसिटी,
मोटापा तेजी से बढ़ चुका है, 76% से 86% हो चुका है। फैटी लीवर के केसेस यहाँ पर 54% से सीधा 70% हो चुके हैं। हाइपरटेंशन के केसेस 15 से 40% हो चुके हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज यहाँ पर बढ़ चुकी है। इस रिपोर्ट ने यहाँ पर जोर दिया है कि हमें हेल्थ मैनेजमेंट करने के लिए नई नई रणनीति की जरूरत है, नहीं तो फिर यही केस निकल कर आएगा, इससे लोगों की जान ज्यादा जाएगी। हमें सुधारने की जरूरत है। और ध्यान रखिए दोस्तों, जब मैं बात करता हूँ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की, तो उसमें 4 प्रकार की अलग अलग बीमारियां आती हैं, जिसमें हार्ट, स्ट्रोक वगैरह, कार्डियोवास्कुलर डिजीज वगैरह, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे जो डिजीज होती हैं वो सारी इंक्लूडेड हैं। उसके अलावा फैटी लीवर डिजीज एक अलग केस है, याद रखिएगा। तो आज हमारे देश में फैटी लीवर डिजीज की प्रॉब्लम्स भी लगातार बढ़ रही हैं। मेंशन किया जा रहा है कि काफ़ी लाखों लोगों को, लगभग 2.5 लाख इंडिविजुअल्स को स्क्रीन किया गया, पता लगाया गया, 65% लोगों में फैटी लीवर पाया गया। और इनमें से ज़्यादातर लोगों में ऐसा था जो शराब नहीं पीते, तब भी यहाँ पर फैटी लीवर हो गया उनका। रीज़न क्या है? रीज़न है यहाँ पर ओबेसिटी, मोटापा, डायबिटीज़ या और दूसरी प्रॉब्लम। शराब केवल जिम्मेदार नहीं है लीवर को फैटी बनाने के लिए, आपकी जो हैबिट्स हैं वो भी डिसाइड करती हैं। और कई बार इस फैटी लीवर वाले केस को हम शॉर्ट फॉर्म में मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोटिक लिवर डिजीज के नाम से भी जानते हैं। अभी मैं आपको उसके बारे में भी समझाऊंगा, सो डोंट वरी। तो ये तो यहाँ पर आपका करंट इशू है भाई, जो खबरों में चल रहा है, न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। इतना पढ़ने से काम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमने पढ़ा है खबरों में क्या चल रहा है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की स्थिति क्या है, फैटी लीवर की स्थिति क्या है, ये वैसे भी आपको पता है। अब करना क्या है एग्जाम के लिए दोस्तों, आपको ये कुछ बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए। लेट्स से ये जो टॉपिक है ये आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए रेलेवेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब जैसे मेंस में मान लो क्वेश्चन बन जाए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में, तो आप एक कोट से शुरू करेंगे। कोट मैंने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है। कोट क्या है? साइलेंट किलर्स दैट पॉज अ लॉन्ग टर्म चैलेंज टू हेल्थ सिस्टम वर्ल्ड वाइड इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। एक साइलेंट किलर बन चुका है, चुपचाप लोगों की जान ले रहा है। अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ऐसी, देखो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और कम्युनिकेबल डिजीज में फर्क क्या होता है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती, ठीक है। बस खाली यहां पर क्या है, जेनेटिक फैक्टर है, आपका एनवायरमेंटल एक्सपोजर क्या है, ज्यादा पॉल्यूटेड एरिया में तो नहीं रह रहे हो, आपका बिहेवियर क्या है, तंबाकू या शराब का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, या जंक फूड तो ज्यादा नहीं खा रहे हैं। जंक फूड खा रहे हैं तो फिजिकल एक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही है, डाइट कैसी है, ये सब चीजें यहां पर मैटर करता है। इन सब चीजों की वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लगातार बढ़ती चली जा रही है। आज दुनिया भर में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का बर्डन अगर आप देख पाओगे, तो हमारे पास में एक स्टैटिस्टिकल डेटा प्रेजेंट है, याद रखिएगा। दुनिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से डेथ हो रही है हर साल 41 मिलियन, 41 मिलियन हर साल मृत्यु हो रही है एनसीडी की वजह से। आप इमेजिन करो। और आप सोचोगे सर आपने ये बोला था नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में 4 बीमारियां हैं। हाँ, 4 बीमारियां हैं पर्टिकुलरली मेजर कॉजेज। मेजर बीमारियां में सबसे पहला कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी हार्ट डिजीज, हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा कैंसर, तीसरा क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज और चौथा डायबिटीज। ये 4 मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं जो लाखों लोगों की मृत्यु का कारण बन रहे हैं। और ज़्यादातर लोगों की मृत्यु मिडिल इनकम कंट्रीज या लो इनकम कंट्रीज में हो रही है, जहां पे लोगों की इतनी आय नहीं है। तो आपसे पूछा जाए टाइप्स ऑफ एनसीडी भारत में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के वो कौन से 4 टाइप हैं, तो पता होना चाहिए। कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जिसमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक वगैरह सब है। फिर अब कैंसर हो गया, कैंसर में ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, ये आपको देखने को मिलेगा। फिर है क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, जिसमें अस्थमा जैसी प्रॉब्लम है। फिर है डायबिटीज़, जिसमें किडनी फेलियर जैसी समस्याएं आ जाती हैं। ये टाइप्स हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के। बाकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कुछ और कैटेगरीज में भी आती हैं। लाइफस्टाइल डिजीज़, जिसमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मोटापा, ये प्रॉब्लम होती है। कई बार मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की वजह से भी हो जाता है। तो रिस्क फैक्टर क्या है? रिस्क फैक्टर अलग अलग हैं दोस्तों। सबसे पहले आपका बिहेवियर भी मैटर करता है, आप क्या चीज़ खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। दूसरा बायोलॉजिकल फैक्टर भी यहाँ पर मैटर करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में एनवायरमेंटल फैक्टर भी मैटर करता है। एनवायरमेंटल फैक्टर की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो बेसिकली यहाँ पर ये भी देखना आप कोई ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में तो नहीं रह रहे हैं। क्लाइमेट रिलेटेड स्ट्रेस भी पड़ता है एक इंसान के ऊपर में, उससे भी ये प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। बाकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से जो लाखों लोगों की मृत्यु हो रही है, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर है दोस्तों इंडियंस का। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का जितना भी बर्डन आपको पूरे दुनिया में देखने को मिलेगा, उसका 66% सारी डेथ इंडिया में हो रही है 2019 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इन बीमारियों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव चला रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल NPNCD, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ NCD। पहले यहाँ पर इसको NPCD-CC के ऐसे जो ऐसा उल्टा सीधा नाम था, इसके नाम से हम लोग जानते थे। 2010 में इसको लॉन्च किया गया था। बाद में यहाँ पर ये नाम हटाकर NPNCD लाया गया।
नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ एनसीडी यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को रोकने के लिए यह प्रोग्राम शुरू किया गया। इसका मेन फोकस है लोगों की हेल्थ को प्रमोट करना, बीमारी को अर्ली डिटेक्ट करना, इसका मैनेजमेंट करना, लोगों में जागरूकता फैलाना। फिर उसी तरीके से क्योंकि इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में हाइपरटेंशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम, तो हाइपरटेंशन की जब बात आती है तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमने एक और इनिशिएटिव शुरू किया जिसका नाम है इंडियन हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। समझ गए। फिर तंबाकू को रोकने के लिए नेशनल तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया गया, जहां पर हमने फोकस किया अवेयरनेस फैलाने के लिए, अवेयरनेस पॉलिसी चलाने के लिए, भैया तंबाकू मत खाओ, इससे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का पूरा सेक्शन हो गया। कौन कौन सी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, रिस्क फैक्टर क्या है बता चुका हूँ, ब्लड प्रेशर, फिजिकल इनएक्टिविटी, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ब्लड ग्लूकोज बढ़ना, अल्कोहल का इस्तेमाल करना, टोबैको का इस्तेमाल करना वगैरह वगैरह। ठीक है, ये आपके सामने सारी चीज़ें हो गई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। चलिए दोस्तों, एक और चीज़ रह गई है। हाँ, ये तो हमने अभी इस आर्टिकल का पार्ट 1 कवर किया है विच इज़ एनसीडी। पार्ट नंबर 2 है इसका फैटी लिवर। लिवर के अंदर में फैट का एक्युमुलेशन होना, फैट का जमना। इसको कई बार हम लोग NAFLD एंड MASLD के नाम से जानते हैं। मैंने आपको बताया MASLD तो यहाँ पर ही मैंने बताया था कि आगे बताऊंगा। ठीक है, तो इसको हम कई बार नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज भी कहते हैं। एक ऐसी बीमारी जो बिना शराब पिए भी यहाँ पर फैट में लिवर के अंदर में फैट को जमा रही है। पहले हम इसको NAFLD के नाम से जानते थे, अब इसको MASLD यानी मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोटिक लिवर डिजीज के नाम से यहां पर जानते हैं। समझ गए? अब की क्या है समझते हैं, चलो आगे। पहला देखो होता क्या है, जब लिवर के अंदर में NAFLD वाला केस आए, नॉन फैटी लिवर डिजीज हो जाए, तो सिचुएशन कैसी होती है शुरुआत में। ये वाला जो केस है ये है एक इंसान का नॉर्मल लिवर। नॉर्मल लिवर है, आप जन्म लिए हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, फिट और फाइन हैं, लेकिन धीरे धीरे करके हमने उल्टा सीधा कंज्यूम करना शुरू किया, कोई एक्सरसाइज करना नहीं चाहा, जिसको बोलते हैं फिजिकल इनएक्टिविटी। फिर ऊपर से मोटापा बढ़ गया, ड्रग्स का कंजम्पशन करने लगे, अल्कोहल का कंजम्पशन करने लगे, या नॉन अल्कोहल भी अगर देख पाओगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगा, बॉडी का ओबेसिटी लेवल और ऊपर जाने लगा, सैचुरेटेड फैट को ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, लिवर पर बहुत आप लोड डाल रहे हैं। लिवर आपका फैट को जमा रहा है, धीरे धीरे करके वो और ज़्यादा फैटी हो रहा है। तो नॉर्मल लिवर पहले तो एक रूप लेगा स्टीओटोसिस का, आपको एक वार्निंग देगा कि भैया शुरू हो चुका है, आपके लिवर के ऊपर में लोड पड़ना, ओवरलोड हो रहा है, फैटी एसिड जमने शुरू हो रहे हैं। फिर तब भी नहीं माने, तब भी वही सिचुएशन जो पहले चल रही थी वो वैसी चल रही है, तो वही स्टेटोसिस फिब्रोसिस का रूप ले लेता है, जहां पे लिवर वापस से ठीक हो पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तब भी नहीं माने, सोचे एक ही तो ज़िंदगी है, क्या ही करना, खाओ पियो मौज लो। तब क्या होगा, सिरोसिस हो जाएगा, तब लिवर सड़ना शुरू हो जाएगा। सिरोसिस के बाद में जो लास्ट स्टेज आती है जिसके बाद एक इंसान की मृत्यु हो जाती है, वो है हेपाटोसेलुलर। ठीक है, ये कंडीशन है जहाँ पे लिवर पूरी तरह से सड़ जाता है। ठीक है, तो आप NAFLD के बारे में समझ गए, स्टीओटोसिस, उसके बाद में नॉन एल्कोहलिक फैटी एसिड, सिरोसिस के बाद में क्या होता है वो हम लोग यहाँ पर समझ चुके हैं। तो लिवर कैंसर भी लास्ट में, सिरोसिस के बाद में सीधा कैंसर होगा, फिर उसके बाद में रिपेयर हो पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आपको किसी और का लिवर लेना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा, अपना तो खराब कर दिए होगा, ऐसी कंडीशन हो जाती है। समझ गए? तो NAFLD क्लियर हो गया। रिस्क कारण, इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं, वही इसके कारण नॉर्मली आपका मेटाबॉलिक स्ट्रक्चर भी हो सकता है, मोटापा होना है ना, डायबिटीज़ होना, वो भी कारण हो सकता है। लाइफस्टाइल, ज़्यादा चीनी वगैरह खा रहे हैं, मतलब शुगरी फूड ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, फैट डाइट है, वो भी हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर यहाँ पर फैमिली में भी यहाँ पर ट्रांसमिट होता रहता है, मतलब फैमिली का इतिहास रहा है तो जेनेटिक फैक्टर भी आ जाते हैं आपके अंदर, जीन आपके परिवार के हैं, मदर फादर के हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर दोस्तों स्लीप एपनिया, कुछ और रीजंस भी यहाँ पर हो सकते हैं। ओबेसिटी, डायबिटीज़ यहाँ पर मेजर कारण बने हुए हैं, मोटापा और डायबिटीज़। अगेन ये हमारी हैबिट पे डिपेंड करता है, उस चीज़ से हम इसको सुधार सकते हैं। ये बेसिकली मेन रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से ज़्यादातर ये जो फैटी लिवर डिजीज़ प्रॉब्लम है वो देखने को मिल रही है। अब ये फैटी लिवर डिजीज़ में क्या होता है, शुरुआती स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, लास्ट में लिवर कैंसर, ये ऑलरेडी हम लोगों ने एक फ़ोटो के माध्यम से समझ लिया है। लिवर जो सिचुएशन है, या लिवर में फैटी एसिड जम रहा है, फैट जम रहा है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, या तो ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, अल्ट्रासाउंड, MRI, फिब्रोस्कैन वगैरह होता है, वो करवाए जा सकते हैं, जिसके माध्यम से सिचुएशन इंप्रूव हो सकती है। क्योंकि दवा कोई नहीं है, लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल चेंज कर लोगे, अच्छा खाओगे, वही यहाँ पर आपके ऊपर दिखेगा। क्योंकि एक कहावत है, और वो क्या है,
व्हाट यू ईट इज़ व्हाट यू आर। आप क्या खा रहे हैं वही हैं आप, ऊपर से वही दिखाई देगा, जो बॉडी में डालेंगे वही चीज़ ऊपर से शो करेगी। समझ रहे हैं? तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक सबसे इंपॉर्टेंट थेरेपी है। लाइफस्टाइल को इंप्रूव रखेंगे, जैसे आज के समय की सिचुएशन वाकई में रियली हैवी हो चुकी है जंक फूड की साइड में। क्लीन फूड खाइए और एक्सरसाइज कीजिए, अपने आप इंप्रूवमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे। क्लीन फूड मतलब ऐसा नहीं है कि उबला वही खा रहे हैं, सर टेस्ट नहीं है लाइफ के अंदर में। टेस्ट ही खाएं, घर पे बनाएं, ज़्यादा बेटर रहेगा। बाहर से जो खा रहे हैं उससे तो ज़्यादा बेटर रहेगा अगर घर में उसको बना लें तो। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। बाकी इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया के अंदर भी दोस्तों एक बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया में भी बहुत सारे केसेस इस नॉन फैटी लीवर डिजीज़ के हमको देखने को मिलते हैं, तो हमें एक्शंस लेने की रिक्वायरमेंट है। बाकी सारी डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर ये प्रेजेंट है। ठीक, चलें फिर अगली खबर पर आ जाइए। अगली खबर आपके सामने प्रेजेंट है, ये भी पेज नंबर 6 के ऊपर में प्रेजेंट आपको देखने को मिलेगी। भाई जो यूजीसी है, विच इज़ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसके जो चेयरमैन थे जगदीश कुमार साहब, ये रिटायर हो चुके हैं, जिस वजह से एक खबर आई है। फरवरी 2022 के अंदर में इन्होंने यहाँ पर इस पोजीशन को होल्ड किया था, तब से यहाँ पर ये इसके चेयरमैन थे। नाउ इनका रिटायरमेंट हो रहा है। अब 2022 के बाद तो वैसे बड़े बड़े डिसीजन लिए गए, तो जितने भी बड़े डिसीजन, नए नियम, आपको पता है बाहर की जो एजुकेशनल कैंपस है वो इंडिया में आ सकें, उसको लेकर पहचान देना, नई यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पर मान्यता देना, यूजीसी ने बहुत सारे काम किए हैं पिछले कुछ समय पर, उन सब में इनका रोल रहा है। अब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो जीएस पेपर नंबर 2 एजुकेशन के लिए तो ये आर्टिकल रेलिवेंट हो जाता है। इस आर्टिकल में रेलिवेंट क्या होगा? वो है आपका यूजीसी, दिस इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। बस इतना पढ़ लेना, उसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं पढ़ना। इस आर्टिकल से पढ़ोगे टाइम वेस्ट करोगे, कुछ नहीं करना, टाइम बचाओ। आइए फटाफट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन देख लेते हैं, क्या है, कैसे बना और कौन कौन इसमें मेंबर्स होते हैं, और होते हैं तो अपॉइंट कैसे होते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का इवोल्यूशन कैसे हुआ? ये समय था दोस्तों 1944 का। तब एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम है सर्जेंट रिपोर्ट। इन्होंने रेकमेंड किया कि हमारे देश के अंदर में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी होनी चाहिए, और रेकमेंड करते हुए इन्होंने बोला कि एक कमेटी बना लो, और वो कमेटी क्या करेगी? हमारे देश के अंदर में यूनिवर्सिटी का जो एजुकेशंस हैं उनको लेकर कोऑर्डिनेट करके वर्क करेगी, एजुकेशन को इंप्रूव करने के ऊपर में फोकस करेगी। ठीक है, बात हो गई, रिकमेंडेशन आ गया, केवल यहाँ पर बताया है कि भाई ऐसा कर सकते हैं। 1945 में दोस्तों शुरुआत किया गया, और अलीगढ़, बनारस, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ को सुपरवाइज करने की शुरुआत होती है 1945 में। फिर एक साल बाद 1947 के अंदर में अब क्या होता है? ये जो पावर है यूजीसी की, वो सभी भारत की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके ऊपर भी एप्लीकेबल करवा दी जाती है। फिर उसके अगले साल 1948 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बन जाता है। ये कमीशन को हेड किया था डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ने। ठीक है, और ये जो यूके से हमने इंस्पायर करके पूरा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनाया। फिर समय जैसे बढ़ता रहा, 1952 आ गया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है इसको एक ताकत मिल गई। भारत सरकार ने इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि हमारे देश के अंदर में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं या जितने भी हायर इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आप मान्यता देंगे, उनकी मैनेजमेंट की, उनकी सुपरविजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को ये पावर्स दोस्तों दे दी गई। फिर 1953 के अंदर में फॉर्मल तौर पर इसका उद्घाटन हो जाता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का। वो किया था हमारे उस समय कर जो शिक्षा मंत्री थे, एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी, इनके थ्रू यहाँ पर ये इनॉग्रेशन होता है। 1956 के अंदर में ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक स्टैचुरी बॉडी बन जाती है। इसको स्टैचुरी बॉडी का दर्जा दिया गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास में एक एक्ट था ऑलरेडी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956, जो 1956 में हम लेकर आए थे। इसी एक्ट के तहत बाद में क्या होता है, 1956 में ही इसको एक स्टैचुरी बॉडी का दर्जा दे दिया जाता है। अब इसके पास में बहुत सारी पावर आ गई हैं। अब वो इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ को सुपरवाइज करने का काम करेगा। बाद में इसका हेडक्वार्टर बना दिया गया। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में आया। 6 अलग अलग जगह जगह पे रीजनल ऑफिसेज इसके बना दिए गए। अब सर इतनी बड़ी बॉडी बन चुकी है, मान्यता मिल चुकी है, नियमों के हिसाब से चल रही है, शिक्षा को कंट्रोल करना देश के अंदर में, उसको सुपरवाइज करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो इसमें कुछ लोग तो चाहिए होंगे इसको चलाने के लिए। जी बिल्कुल। तो इस यूजीसी के अंदर में 3 पोजीशन रखी गई। एक रखा गया सबसे ऊपर वाला ओहदा, वो है चेयरमैन का। ठीक है, यहीं पर आप देख पाएंगे ये भी चेयरमैन थे जगदीश कुमार साहब, जो कि यहाँ पर रिसेंटली रिटायर हुए हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर आ गए चेयरमैन, दूसरे आते हैं वाइस चेयरमैन, एंड नीचे बाकी 10 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये मेंबर बनते कैसे हैं यूजीसी का, हमें भी बनना है। चेयरमैन की बात होती है दोस्तों, जो केंद्र सरकार अपॉइंट करती है। वाइस चेयरमैन भी अगेन केंद्र सरकार अपॉइंट करती है, एंड बाकी 10 मेंबर्स को भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। बाकी जो 10 मेंबर्स हैं अलग अलग एकेडमिक फील्ड से निकल कर आते हैं।
तो सर यूजीसी का काम क्या है, आप समझ गए होंगे। भारत के अंदर में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको पैसों का सपोर्ट देना, मेंटेनेंस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो सब अलोकेट करने का काम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का है। ठीक है, बाकी यहाँ पर टीचिंग को लेकर के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है ना, रिसर्च को मेंटेन करना, रिसर्च को प्रमोट करना, एग्जामिनेशंस में क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, सिलेबस क्या होना चाहिए, वो डिसाइड करने का काम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का है। ठीक है, बाकी कुछ फेक यूनिवर्सिटी होती हैं उसके खिलाफ में एक्शन लेना, ऑथेंटिक यूनिवर्सिटीज़ को पहचान देना, रिकग्निशन करना, नई पॉलिसीज़ लेकर आना, सरकार को रिकमेंडेशन देना कि हम हायर एजुकेशन के अंदर इंप्रूवमेंट्स कैसे कर सकते हैं। बाकी देश के अंदर एजुकेशन को लेकर इस यूजीसी के अलावा कुछ और बॉडीज़ भी हैं। फॉर एग्जांपल AICTE, NAAC, NCTE, इनके साथ मिलकर काम करता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। बाकी एजुकेशन, जब शिक्षा की बात करते हैं और यूजीसी की बात करते हैं, इन दोनों का बड़ा संबंध है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब संविधान में क्या रोल है, देखो संविधान जब आया तो धीरे धीरे करके उसमें हमने बदलाव करे, अमेंडमेंट्स करे, संशोधन जिसको हम कहते हैं। तो जो 42nd अमेंडमेंट हुआ सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। जो 42वां संशोधन किया गया था 1976 के अंदर, इस संशोधन के तहत जो शिक्षा है इसको स्टेट लिस्ट से उठा के कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। आपको पता है 7th शेड्यूल हमारे पास में स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट ये प्रेजेंट है। कंकरेंट लिस्ट में शिक्षा को रखा गया ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर इसके ऊपर में लॉज बना सकें, दोनों मिलकर यहाँ पर इसको लेकर वर्क कर सकें। बाकी मैंने जैसे बताया यूजीसी दूसरी और इम्पॉर्टेंट भारत की एजुकेशनल बॉडीज़ के साथ मिलकर काम करता है, जिसमें AICTE ही है, NAAC है, NCTE है, NCERT है। इन सब के अलग अलग काम है। जैसे AICTE का काम है टेक्निकल एजुकेशन को रेगुलेट करना, NAAC का काम है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एक मान्यता देना, है ना। फिर NCT का काम है टीचर एजुकेशन को रेगुलेट करना। ये सबके अलग अलग लेवल्स हैं, सबको यहाँ पर इस तरीके से वर्क दिया गया है। ठीक है, काम खत्म, यूजीसी खत्म। चलिए दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल भी हमारे लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बात की जा रही है कुछ पायलट नॉर्म्स के बारे में। देखिए क्या हुआ है, हाई कोर्ट ने DGCA, अभी तक यूजीसी चर्चाओं में था, अब DGCA चर्चाओं में है, तो DGCA भी यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट है। मैंने यहाँ पर इसलिए मेंशन कर दिया भैया फोकस में रखना है DGCA को। DGCA क्या है, यह है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। आपका जितना भी पूरा ये विमान वाला क्षेत्र है, हम बात कर रहे हैं एरोप्लेन इंडस्ट्री की, इस एविएशन सेक्टर की। तो इस एविएशन सेक्टर को मैनेज करने के लिए एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम है DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो भाई यहाँ पर ये नियम वगैरह सेट करती है, कुछ नियम लेकर आती है जिसका पालन हमारी एयरलाइन कंपनीज को करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक बैटल चल रहा था पिछले कुछ समय से। उस बैटल के बाद में एक पायलट यहाँ पर ये कहता है कि देखिए हमें थोड़ा सा आराम भी चाहिए, हम लगातार घंटों घंटों तक जो ये फ़्लाइट्स हैं उसको उड़ाते हैं, तो थोड़ा समय चाहिए, रेस्ट करने का समय चाहिए, और रेस्ट समय को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए और ड्यूटी आवर्स में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाए। इसको लेकर कोर्ट में एक केस चल रहा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंडे में इस केस को डिस्पोज किया और बोला कि ठीक है, DGCA इसको मानेगा और यहाँ पर 1 जुलाई से यहाँ पर इसको मेंटेन करके चलेगा। कोर्ट ने यह भी बोल दिया है कि देखो ये DGCA, इस नियम का उल्लंघन मत करना। इस नियम का उल्लंघन किया तो जो पेटिशनर है वो कोर्ट भी जा सकता है वापस से यहाँ पर इस चीज़ को डील करने के लिए। तो बेसिकली ये पूरा मैटर चल रहा था। अब एग्जाम के लिए कोई ज़्यादा ये तो इंपॉर्टेंट है नहीं कि भाई यहाँ पे आराम करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा नियम वगैरह को लेकर ये चर्चाओं में था, नहीं। एग्जाम में ध्यान रखना, DGCA वो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये क्या है, कैसे वर्क करता है, वर्किंग प्रोसेस क्या है, प्रीलिम्स के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सुनिए, DGCA इज़ द रेगुलेटरी बॉडी। जैसे UGC था वो रेगुलेट कर रहा था एजुकेशन को, DGCA रेगुलेट कर रहा है भारत के सिविल एविएशन को। ठीक है, जो हमारा पूरा विमानी क्षेत्र है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो DGCA मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में काम करता है। इसका मेन और प्राइमरी काम क्या है, जितनी भी एयरलाइंस हैं वहाँ पे ट्रैवलिंग आराम से हो सके, सेफ्टी को मेंटेन करना, सिविल एविएशन ऑपरेशन को मेंटेन करना और इंटरनेशनल जो नियम है उसके हिसाब से यहाँ पे चलना, अपनी एयरलाइन कंपनीज को भी उस हिसाब से लेकर चलना। ये हमारा मेन पर्पज़ है। नाउ अब इसका बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड यह है सर कि DGCA जब आया तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में रखा गया, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ओपन कर दिया गया और आज ये हमारी बाकी सारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि हर एक देश के अंदर में अपनी अपनी एयरलाइन इंडस्ट्री को मेंटेन करने के लिए उनके देश में अलग अलग बॉडीज़ बनी हुई हैं, जैसे भारत में DGCA है। ये सारी दुनिया भर की बॉडीज़ एक जगह पे आके मिलती हैं जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटरनेशनल लेवल पर जो नियम कानून है उसको सेट करता है। ध्यान रखिएगा, इंडिया यहाँ पर इसको साइन कर चुका है, इंडिया भी इसका हिस्सा है ICAO का। तो DGCA हमने क्यों बनाया ये तो आप समझ गए। थोड़ा और विस्तार समझना है तो हम लोग अपने एरोप्लेन की सेफ्टी के लिए,
कोई एरोप्लेन एक्सीडेंट ना हो, अगर एयर एक्सीडेंट हो गया तो उसको इन्वेस्टिगेट करना ताकि भविष्य में ऐसा एक्सीडेंट ना हो, जो गलती हुई तो उसको करेक्ट करना। समझ गए? तो रेगुलर सेफ्टी का इंस्पेक्शन करना, एयरलाइंस, एयरक्राफ्ट, एयरपोर्ट्स का यहाँ पे इंस्पेक्शन करना, ये मेन पर्पज़ है ना। एयर ट्रांसपोर्ट को यहाँ पर मेंटेन करना। उसके अलावा जो लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं, पायलट को लाइसेंस मिलता है डीजीसीए की साइड से, नए लाइसेंस दिए जाते हैं, है ना। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स को दिया जाता है, फ्लाइट डिस्पैचर, कैबिन क्रू, एयर हॉस्टेस वगैरह हैं, इन सबको लाइसेंस मिलता है और ये मिलता है डीजीसीए की साइड से। एयरपोर्ट का डेवलपमेंट करना, ये भी डीजीसीए के हाथ में है। बाकी इंडस्ट्री ग्रोथ की यहाँ पे बात होती है तो एयरलाइन ऑपरेटर, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर सबके साथ में मिलकर यहाँ पर ये वर्क करता है। वही सेम चीज़ें हैं यार, इतना तो आप यहाँ पे पढ़ लोगे, है ना, कि ये क्या क्या है। हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ढूंढ रहा था मैं, बड़ी देर से मिल चुका है। सुनिए इस बात को, डीजीसीए ये इंश्योर करता है भारत के अंदर में जितनी भी एयरलाइन इंडस्ट्री है उसको अच्छे से रेगुलेट करें, और जो नियम कानून फॉलो करता है वो इंटरनेशनल लेवल पर फॉलो करता है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर भी इस प्रकार की सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास में प्रेजेंट है। इंडिया ने इस इंटरनेशनल वाले ऑर्गेनाइजेशन को ऑलरेडी साइन कर लिया था 1944 में शिकागो कन्वेंशन के दौरान, और उसी शिकागो कन्वेंशन के तहत दोस्तों ICAO यानी इस इंटरनेशनल बॉडी को भी बनाया गया था। इसमें कुछ और एक्स्ट्रा बात हमारे लिए ज़्यादा रेलिवेंट है नहीं, ठीक है, समझ गए। ये है दोस्तों यहाँ पर एक और आर्टिकल। चलिए, बड़ी देर से यहाँ पर सरकते सरकते आ चुके हैं नीचे, और यह है दोस्तों हमारा एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल है, सबसे पहले एक एडिटोरियल यह है, उसके बाद दूसरा एडिटोरियल है। इन एडिटोरियल में ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा मैटर डिस्कस किया जा रहा हो जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट हो। इन एडिटोरियल से 2-4 पॉइंट है दोस्त, वो निकाल के रख लेना बस, उसके बाद आपका काम हो गया। उसके बाद यहाँ पर इस आर्टिकल को साइड में करना, ठीक है। अब ऐसा नहीं है पूरा ही यहाँ पर एडिटोरियल उतार दो कहीं और पे, तो एग्जाम में फिर यार उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई हेल्प नहीं करेगा। कुछ रेलिवेंट 2-4 पॉइंट्स मिल रहे हैं, लिख लीजिए, बाकी बात काम खत्म कीजिए। ये मामला क्या है सुनिएगा। 3 राइटर आपको देखने को मिल जाएंगे, GS वाजपेयी, गरिमा तिवारी एंड तीसरा यहाँ पर श्रवणी शगुन। इन तीनों ने मिलकर इस आर्टिकल में जोर दिया है एविएशन आर्बिट्रेशन के ऊपर। कहोगे अभी तो हम एविएशन की बात कर रहे थे। हाँ, सही समझ रहे हैं, एविएशन को रेगुलेट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर DGCA बना रखा है ना, वो इसको रेगुलेट करता है, वो हम लोगों ने समझा हुआ है। अब आगे की बात क्या मेंशन की जा रही है ये सुनिए। आगे यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि देखिए, हमने अपने एविएशन इंडस्ट्री को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए नया नियम को प्रस्तुत किया था। नया एक्ट हम लोगों ने बनाया जिसका नाम है भारतीय वायुयान अधिनियम 2024। ये नियम दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा जो हमारे भारत के अंदर में एयरलाइन इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए नया नियम लेकर आया गया। क्या इससे पहले नियम नहीं था कि 2024 में हमने नया नियम इंट्रोड्यूस किया है? नहीं, इससे पहले ऑलरेडी कानून था, लेकिन वो 1934 का था। देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। 1934 का वो समय था कि भारत के खुद के एरोप्लेन्स नहीं थे, वो सब ब्रिटिशर्स की देन थी। ब्रिटिशर्स कॉलोनियल रूल के तहत एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1934 लेकर आया गया जो भारत के एविएशन सेक्टर को गवर्न कर रहा था। अभी तक हम वही कानून के हिसाब से चल रहे थे। नाउ फाइनली अब नया भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 को प्रस्तुत किया गया। ये नया एरा प्रस्तुत किया गया और हमने इसी नए वाले कानून को कैसे प्रस्तुत किया है? पुराने में कुछ बदलाव करके। 1934 वाला जो अंग्रेज दे के गए वो कानून, उसको अंदर हमने कुछ रिफॉर्म्स करे, बदलाव करे, उसको रिप्लेस किया, काम खत्म किया और उसके बाद में हमने नया कानून को प्रस्तुत कर दिया। अब प्रस्तुत करने के बाद में इसमें एक कमी रह गई, वो राइटर कहते हैं। ठीक है, राइटर क्या कहते हैं? सर इसमें एक कमी रह गई, और वो कमी क्या है? वो कमी है आर्बिट्रेशन केसेस की। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया हर चीज में एक मेन एम रखता है कि आने वाले समय पर एक ग्लोबल हब बनेगा। एविएशन इंडस्ट्री में भी हम लोग एक एम रखते हैं कि आने वाले समय पर भारत की एविएशन इंडस्ट्री सबसे स्ट्रांग इंडस्ट्री होगी। प्रॉब्लम यह है आपके पास में आर्बिट्रेशन कोर्ट्स ही नहीं है। कहने का मतलब यह है कि आपने सब कुछ इस पूरे केस में डील किया, ठीक है, लेकिन आपके देश के अंदर में बहुत सारी एयरलाइन कंपनीज हैं। उन एयरलाइन कंपनीज का किसी इंटरनेशनल एयरलाइन कंपनीज के साथ में किसी और दूसरे पर्टिकुलर केसेस के अंदर में जब कोई मामला उलझ जाता है, यानी कोई केस हो गया है, कोई मैटर हो गया है, तो मैटर कहाँ जाता है? क्योंकि आपके पास में तो कोर्ट है ही नहीं। आपके पास में अगर कोर्ट है तो उसके पास में स्पेशलिटी नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, तो वो केस जाते हैं दोस्तों ग्लोबल आर्बिट्रेशन हब पर। बाहर विदेश के जो अलग अलग कंट्रीज के अंदर में उनकी एयरलाइन कोर्ट्स हैं, वहां पे जाते हैं। लेट्स से एग्जांपल यहां पर दिया गया है सिंगापुर का। सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है। ये आर्बिट्रेशन सेंटर करंट समय पर 90% के आसपास कॉर्पोरेट आर्बिट्रेशन केसेस को हैंडल करने का काम करता है। इसमें इंडियन पार्टीज भी इन्वॉल्व हैं। आप इमेजिन करो
जितने भी दुनिया भर के यहाँ पर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर्स हैं, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ में प्रेजेंट हैं। अब जैसे सिंगापुर वाला है, ये भारत के किसी को भी हैंडल कर रहा है। तो हमारे पास में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है क्या? ताकत है, लेकिन हम वो कर नहीं पाए। हमें एविएशन सेक्टर में अभी तक ये स्पेशलिटी नहीं मिल पाई है। कोई केस होता है हमें बाहर जाना पड़ता है। अगर इंडिया यहाँ पे सीरियस है, ग्लोबल सेक्टर में एविएशन के मामले में एक लीडर बनना चाहता है, तो उसको खुद का कम से कम ये एविएशन कोड बनाना पड़ेगा, एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा जिसमें एक्सपर्ट्स होंगे, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होंगी। कोई केस होता है, एविएशन डिस्प्यूट होता है, एयरलाइन का कोई विवाद होता है, तो वो विवाद हम अपने देश में ही डील कर लें, ऐसा ना हो बाहर जाना पड़े। सब कुछ डील किया आपने, बस खाली यही मेन चीज़ छोड़ दी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर ये बोलते हैं कि भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, बट ये इनकम्प्लीट है, अधूरा है। अगर आप यहाँ पे ये आर्बिट्रेशन रिफॉर्म नहीं करेंगे, तो अपने देश में इस प्रकार के कोर्ट्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो बस इतना सा यहाँ पर ये मामला था। इसमें कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है, याद रखिए। और ऐसा ही अगला एडिटोरियल भी है। एडिटोरियल में ऐसा नहीं है, देखो कुछ कुछ एडिटोरियल होते हैं कि हाँ भाई ये है, लाइन टू लाइन पढ़ो, बहुत काम की चीज़ है, हर लाइन में यहाँ पर जो फैक्ट है वो झलक रहा है, बहुत सारी चीज़ें हमको मिल रही है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख पाओगे, एक आर्टिकल और है, इसमें कोई ज़्यादा अगेन रेलिवेंट चीज़ें नहीं है, एक दो फैक्ट है मैंने हाईलाइट कर दिए। राइटर हैं पी जॉन जे कैनेडी साहब। इनका यहाँ पर कहना है, देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025 आ चुकी है। फ्यूचर ऑफ जॉब, भविष्य में जॉब्स के क्या हालात होने वो समझाने वाला है। राइटर कहते हैं भैया रेडी हो जाइए आज, क्योंकि किसी भी देश का भविष्य कौन है? उस देश के बच्चे, उस देश के नौजवान लोग, यूथ। अगर यूथ को आप अच्छे से ट्रेन नहीं करेंगे, उनको स्किल्स प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, तो आप ये भी एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि वो रिटर्न में आपको कुछ देंगे, आपके देश को ग्रो करेंगे। कम से कम पहले स्टार्टिंग में आप उनको अपॉर्चुनिटी तो दीजिए। तो इस रिपोर्ट में ये बोला जा रहा है, आने वाले समय पर जॉब वाले सेक्टर में सब उथल पुथल होने वाला है। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहा है, अपग्रेडेशन हो रहा है, डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है, भाई जिन लोगों को डिजिटल नॉलेज नहीं है उन लोगों की नौकरियां जा रही हैं। एआई का इस्तेमाल हम ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं हर एक सेक्शन के अंदर में। तो क्लियरली इसमें यह बोला जा रहा है, आने वाले समय पर मतलब 170 मिलियन नई जॉब जनरेट होंगी, लेकिन वो नई जॉब जो जनरेट होंगी ना, उसमें आपको टेक्नोलॉजिकल नॉलेज होनी चाहिए। और 92 मिलियन जॉब्स पुरानी होने वाली हैं, उनका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो सिचुएशन यह है कि आप इस ट्रेंड को समझिए, इसको फॉलो कीजिए, उसके हिसाब से अपने लिए कोई नई स्किल को ढूंढिए और उस स्किल को गेन करना शुरू कीजिए। क्योंकि आज हम समय के साथ में अपडेट अगर नहीं होंगे, अगर एआई आ रहा है, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, सीखिए उसे, ज़रूरी है। भविष्य में यही चीज़ जॉब डिस्प्लेसमेंट के तौर पर दिखाई देगी। जिसको नहीं आता होगा, जिसको आता होगा, जिसको नहीं आता भले ही वो 10 साल से 20 साल से 50 साल से किसी कंपनी में काम कर रहा हो, प्राइवेट है, कंपनी उसको हटा देगी, तुरंत निकाल देगी कि भैया जाओ, अब ज़रूरत नहीं है, हमें चाहिए फ़ायदा। इस व्यक्ति को आपसे अच्छा आता है, वो ये इसके पास में ये स्किल है, उसके पास में ये सॉफ्टवेयर की नॉलेज है, आओ आप सर्व करो हमारी कंपनी के लिए। समझ रहे हैं? ये सिचुएशन है। समय के साथ में अपडेट करना ज़रूरी है। तो वही चीज़ बोली जा रही है कि अपडेट तो तब होंगे ना जब अपने बच्चों को शुरू से ही ट्रेन करोगे। आज हमारे स्कूल में एजुकेशन सिस्टम अलग है। आज हम लोग ये सिखा रहे हैं भैया कल आपका पेपर है, आज आपको इस चैप्टर के ये क्वेश्चन रटने हैं, कल ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कल रट के आ जाना, कल पेपर में लिख देना, अगले दिन भूल जाना, कोई लाइफ में कोई उपयोग नहीं है, बस खाली मार्क्स लेकर आना है, आपको एक रिजल्ट तैयार करना है और कुछ नहीं। ये प्रॉब्लम है और वाकई में एक रियल प्रॉब्लम है। बच्चे को यह सिखाना होगा कि कल वो कैसे अर्निंग कर सकता है, उसके लाइफ में यह चीज़ उपयोग होने वाला है। अगर ये नॉलेज भी दे रहे हैं कि हाँ लाइफ में इस तरीके से इसका इस्तेमाल होगा आगे, याद रखना बच्चे। प्रॉब्लम क्या है, हम उसको रटना सिखा रहे हैं, वो भी वो नहीं कर पा रहा है। ये सिचुएशन यहां तक जा चुकी है। तो वही बताया जा रहा है भैया, आप शुरुआत तौर से बच्चे को स्किल्स नहीं दोगे, बच्चों के इंटरेस्ट को देखा जाए। हमें एजुकेशन रिफॉर्म्स में यही तो है, बच्चे की शुरुआत से टीचर उसके साथ में रह रहा है, एक एक साल बच्चे के साथ में टीचर बिता रहा है, इतने इतने दिनों तक रह रहा है, तो उस बच्चे का इंटरेस्ट पता चलता है। आप एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं अपने देश के अंदर, सॉरी अपने स्कूल्स के अंदर में, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस बच्चे की स्किल्स कहाँ पे है। उसके पेरेंट्स से बात कीजिए, बच्चे का इंटरेस्ट आपको दिख रहा है, उसमें उसको और रिफाइन कीजिए। समझ रहे हैं? ये होता है यहाँ पर आगे, अब वो उसी सेक्टर में आगे अपने माता पिता को तुरंत सपोर्ट कर सकता है जाके। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आज हम ये सब चीज़ें छोड़ देते हैं।
आज स्किल को लेकर बहुत बड़ा गैप है। आज हम रट्टू तोता बना रहे हैं सभी को कि रटो और जाओ, पेपर दो, नंबर लेकर आओ बस। हमारे पेरेंट्स भी उसी चीज़ में ढल चुके हैं कि भैया नंबर लेकर आना है, तुमको इतनी परसेंट लेकर आनी है, फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, जो भी आना है वो सब चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। सबके साथ में होता है, हमारे साथ में भी यही हुआ था। समझ रहे हैं? तो हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम को समझना होगा कि भाई नए नए इनिशिएटिव लेना, कोई बाहर की कंपनीज हैं उनको यहाँ पर इन्वॉल्व करना। मान लो यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, चलो स्कूल एजुकेशन फिर भी आप थोड़ा सा बच्चे को समझा सकते हैं, बाद में यूनिवर्सिटीज़ में बच्चा आएगा तो यूनिवर्सिटी में आप बाहर की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं कि उन कंपनी को कैसा स्किल चाहिए, उस प्रकार से यहाँ पर नए प्रोग्राम्स लॉन्च कर सकते हैं। क्योंकि आपने मार्केट की डिमांड समझ लिया कि डिमांड क्या है, भविष्य में क्या डिमांड होनी है, क्योंकि आपने वो कंपनीज को बुलाया है अपने यूनिवर्सिटी में। आप बुलाएंगे क्यों नहीं आएंगी, बिल्कुल आएंगी। तो आप अपने यूथ को शुरू से रिफाइन कर रहे होंगे, लेकिन आज हम वो नहीं कर रहे हैं। अपने आप को शेप करना ज़रूरी है अगर भविष्य में रिटर्न लेना है तो। और बात केवल बच्चे पे नहीं आती है, बात आती है फैकल्टी के ऊपर में भी। जो टीचर पढ़ा रहा है, जो प्रोफेसर पढ़ा रहा है, उसका डेवलपमेंट होना भी ज़रूरी है। ये भी रिफॉर्म करना ज़रूरी है। यूनिवर्सिटीज़ को भी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने होंगे, वर्कशॉप चलाने होंगे, कुछ और नए काम करने होंगे जहाँ पे अपने टीचर्स को और ज़्यादा बेहतर लेवल पर रिफाइन किया जा सके। तो हमारा जो स्पेसिफिक फोकस है, और ध्यान रखना ऐसा भी ना हो कि हम शहर में, बड़े बड़े शहर में ज़्यादातर इन्हीं सब चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। भाई शहर हो, गांव हो, सेमी अर्बन एरिया हो, अर्बन रूरल हो, सबको साथ में लेकर चलना है। कोई डिवाइड हमें क्रिएट नहीं करना, हमें डिवाइड और कम करना है। तो इसके लिए यहाँ पर हर एक सेक्शन में वर्क करना ज़रूरी है। और इंडिया का हायर एजुकेशन सिस्टम में अगर ये बदलाव हो गए जैसे बदलाव राइटर ने बोले हैं, तो चीज़ें बदल जाएंगी। अदरवाइज यहाँ पर सिचुएशन ऐसी रहने वाली है जैसे आज है, भविष्य में भी ऐसी स्थिति रहेगी। अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बनी रहेगी, स्किल्स की कमी रहेगी। जिसके पास में स्किल है वो जा रहा है आगे, नहीं है वो नहीं बढ़ पाएगा आगे। अपडेट करना ज़रूरी है करंट मार्केट को देखते हुए। बस इतना सा आर्टिकल में राइटर ने डिस्कस किया है, अदरवाइज इसको छोड़ देना। एक आर्टिकल और है, ये बेसिकली डेटा पॉइंट है दोस्तों हमारे अखबार का। अब आपको बताया कुछ ना कुछ डेटा लेकर आता है, तो इन्होंने कस्टोडियल टॉर्चर के बारे में बता रखा है कि आज जेल के अंदर में पुलिस वाले किस तरीके से टॉर्चर करते हैं, छोटे छोटे अपराध के ऊपर में भी। कभी कभी इस टॉर्चर की वजह से डेथ हो जाती है इंसान की, तो एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो पुलिस रिफॉर्म्स की बात हो रही है, इस आर्टिकल को हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ कल के लिए भी छोड़ देते हैं। बाकी आज का सेशन हो चुका है समाप्त। आई होप मज़ा आया होगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे लिखा हुआ है 8534873368, पहुंच जाओ और जाके यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।